नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयरड्स में। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हम लोग यूपी एपीयू मेंस की सीरीज़ चला रहे हैं, 16 माइनर एक्ट्स को कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हमारा जो लेक्चर है वो है आईटी एक्ट के ऊपर। आईटी एक्ट 2000 वैसे तो बहुत ही बढ़िया एक्ट है, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी है इसकी, माइनर एक्ट तो नहीं है ये। हाँ, अच्छे खासे सेक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, जैसे लगता है बहुत टेक्निकल है, मतलब टेकी इंसान को आना चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, प्राइवेट की, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, उसके अलावा डीएससी पढ़ना होगा, डिजिटल सर्टिफिकेट्स पढ़ने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स पढ़ने होंगे। तो ये सारा कई सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो देख के लगता है काफ़ी टेक्निकल है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, इतना टेक्निकल है नहीं, नॉर्मल सा एक एक्ट है। हमको कोई इसके ऊपर रिसर्च नहीं करना है, हमको इतना-इतना पढ़ लेना है कि हमारा मेंस का काम हो जाए। मेंस में जो भी क्वेश्चन आए वो यहाँ से डील हो जाए। ज़्यादातर क्वेश्चन्स इसमें कहाँ से आते हैं, मतलब ये समझिए सेक्शन म पीछे वाला जो पार्ट है, 48 के बाद से यहाँ से आना स्टार्ट होता है। आपसे पूछ लेगा अपील कहाँ लाई होती है, उसके अलावा पूछेगा पनिशमेंट, चाइल्ड के अगर कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, डिजिटली हो रहा है, तो फिर पनिशमेंट कहाँ लाई करेगा। इस टाइप से जो इस एक्ट से पूछे जाते हैं, मेजर पार्ट जो है वो यही वाला है। कॉर्पोरेट लायबिलिटी क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। सेक्शन 85 है आपका, वो डील करना होगा आपको। तो इस टाइप का कुछ 4 ही 5 मेजर मेजर पार्ट हैं जहाँ से आपको पूछा जाएगा। आइए ऐप को स्टार्ट करते हैं, बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए नंबर आपको मेंशन हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और अभी आगे आपको स्लाइड्स में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस पे आप मैसेज करके नोट्स आईटी एक्ट के ले सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको हमारा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन करना है, वो भी आप कर सकते हैं। वो 99 रुपीज़ में है, उसमें डेली के आपको आंसर्स दिए क्वेश्चन दिए जाएँगे। जैसे आज हम लोगों ने एससी एसटी एक्ट को डील किया है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे थे उनको हमने दिया, और बच्चे लिख के उसके ऊपर उनको रिव्यूज़ मिले, कैसे उन्होंने लिखा, कैसे नहीं लिखा। ये केवल आज की बात है, ये प्रक्रिया हर रोज़ की है। तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, आपकी इच्छा। आपकी तैयारी ऐसी अच्छी चल रही है तो भी कोई बात नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है, तैयारी होनी चाहिए, चाहे कहीं से भी आप करिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस एक्ट में। जैसे कि आपको मालूम ही है, प्रकृति का नियम और बियॉन्ड बेयरड्स का नियम है कि लेक्चर स्टार्ट होता है तो किससे होता है? कहानी से स्टार्ट होता है। कहानी है, सपोज़ कर लीजिए एक कोई आईटी एक्ट हमारे जीवन में आजकल जिस हिसाब से सिनेरियोज़ चेंज हो रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, बहुत ही भयंकर तरीके से हमारे जीवन में है। अगर आप में से कोई भी है जो कि लॉ की प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो आईटी एक्ट और साइबर लॉज़ से तो एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव नहीं हैं इस फ़ील्ड में, तो फिर बड़ी समस्या आ जाती है। क्योंकि आए दिन हमको ऑनलाइन फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं, किसी ने किसी को कोई लिंक भेजा, कुछ फ्रॉड हो गया, किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया। सपोज़ जैसे आज की हमारी एक कहानी लेते हैं, कहानी का किरदार है हमारे आज के वही सेम कैरेक्टर मिस्टर गजोधर प्रसाद। तो गजोधर प्रसाद ऑनलाइन बढ़िया, इन्होंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, नई-नई दुनिया में इन्होंने एंट्री करी थी, गाँव से आए थे, गाँव से आए शहर में, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, दोस्तों ने बताया बहुत बढ़िया चीज़ होती है यहाँ पे, आ जाओ, ज़िंदगी के मज़े ही मज़े हो जाएँगे। तो ये आ गए भाई इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम चलाते-चलाते इनको ज़रूरत थी एक लैपटॉप की, इनको दिखता है वहाँ पे एक ऐड में दिखाते हैं कि एक लैपटॉप जो आपको मिल रहा है, वो कितने का मिल रहा है, ब्रांड न्यू मैक आपको मिल रहा है 18,000 का, 18,000 में आपको बढ़िया मैक मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, ये तो बहुत तगड़ी चीज़ हो गई, 18,000 मिल जाएगा, इंस्टाग्राम सही में बहुत तगड़ी चीज़ है, मज़ा आ गई। इन्होंने क्या किया, चट से वो पैसा उठाया और उस पर्सन के अकाउंट नंबर पे भेज दिया। उसने कहा कि 5 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 5 दिन का हो गया हफ्ता भर, कोई डिलीवरी नहीं हुई। और ये जब भी बार-बार उससे पूछ रहे थे, वो इन ट्रांसिट बता रहा था। उसके बाद 7 दिन के बाद वो जो अकाउंट था, वो जो प्रोफ़ाइल थी, वो सब डिलीट हो गई। अब इनको पैरों तले ज़मीन खिसक गई भाई, 18,000 रुपए भी कम नहीं होते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बस इतना किया था कि उस अकाउंट का, जैसे इनके पास रिसिप्ट थी किस चीज़ की,
इस 18,000 का जो ट्रांज़ैक्शन था, उसका जो ऑनलाइन अकाउंट था, इंस्टाग्राम आईडी थी बिज़नेस वाला, उसका स्क्रीनशॉट था। तो ये सब इन्होंने लेके रखा था। ये सब आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 21 टी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो ये सब क्या है 21 टी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की तरह काम करे। अच्छा फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई कि इनके साथ ये साइबर फ्रॉड हो गया है। तो अब जब पता चला इन्होंने सारी चीज़ें दी वहाँ पे, तो वहाँ पता चला कि उसने जो भी डीपी लगाई हुई थी, सारी चीज़ें लगाई हुई थी, वो सब क्या था? वो सब फेक था। मतलब कि वो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी थी ही। तो फिर रवि जब एफआईआर लिखवाने गया, उसके साथ-साथ अपने एक दोस्त को भी लेके गया, वो भी थोड़ा वकील टाइप का आदमी था मतलब। लॉ किया था, केवल डिग्री-विग्री ली हुई थी, इंटरनेट से पढ़ा हुआ था, तो दोनों ने कुल मिला के निष्कर्ष निकाला पुलिस वालों ने इन सब बैठ के, तो पता चला कि ये अकाउंट जो था फेक था। फेक अकाउंट था तो अब लायबिलिटी कहाँ बनी? तो सेक्शन 66 सी के अंतर्गत, या फिर अगर वो किसी और का ही पर्सोनेशन दिखा रहा हो, मतलब जैसे चीटिंग बाय पर्सोनेशन बीएनएस में था, वैसे यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि अगर उसने चीटिंग करी है पर्सोनेशन से, तो 66 डी के अंदर वो कवर हो जाएगा। ऑनलाइन कुछ और बन के आप अगर शो करा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में क्या हुआ है? फ्रॉड तो हुआ ही है, लेकिन माध्यम अलग-अलग है। तो इस तरीके से रवि जो है वो जाके अपनी कंप्लेंट, वो गजोदर भैया जो हैं, वो जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ठीक है? ये जो अकाउंट जिसका था, ये इसका नाम जो था वो रवि नाम से था। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये रवि नाम का अकाउंट नहीं था, आईपी ट्रेस किया गया, तब पता चला ये रवि नहीं है, ये एक्स-वाई-ज़ेड नाम से कोई और पर्सन था, सुरेश नाम का बालक था, वो जो था, वो ये सारे फ्रॉड कर रहा था। अच्छा, अब जब ये ट्रेल पकड़ी गई, तब फिर देखा गया कि जब सुरेश फाइनली अरेस्ट हुए, तब इनके पास जो सिस्टम था, उससे पता चला कि ये क्या करता है, ये जो बच्चे होते हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं, उनका जो पॉर्न वीडियोज़ हैं वो भी ये स्मगल करता है, दूसरों में शेयर करता है। तो अब क्योंकि ऑनलाइन शेयर कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इसको भी आईटी एक्ट में अलग से कवर किया गया। स्पेशली इसके अलावा क्योंकि बच्चे हैं, तो हम पॉक्सो भी नहीं बोलेंगे। इसको भी हम लोग याद में रखेंगे। तो आईटी एक्ट क्योंकि बच्चों का वीडियोज़ जो सेक्स वीडियोज़ थे, वो यूज़ हो रहे थे। उसके अलावा पॉक्सो में जो हमारा था सेक्शन नंबर बताइए आप लोग कौन-सा है? मुझे जहाँ तक याद है सेक्शन नंबर 15 में ये कवर होगा, ये बात करता है। ठीक है, तो इसका श्योर नहीं है, आप लोग एक बार चेक करिएगा। तो अगर इस टाइप से सारा चीज़ें होती हैं, तो आईटी एक्ट इस तरीके से रोल में आता है। अब कैसे-कैसे, क्या-क्या ये कॉन्सेप्ट चलता है, अभी आगे हम लोग इन डिटेल देखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप में से किसी को भी नोट्स चाहिए, ये नंबर है, इसके ऊपर मैसेज कीजिए। अगर आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन करना है, जो कि ₹99 का है, तो भी आप इसी नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको जितना भी पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, जिस भी तरीके से हेल्प करी जा सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, केवल 30 दिन बचे हैं, आपको सारी हर तरीके से हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं आईटी एक्ट के लिए। तो देखिए, किस हिसाब से इस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, काफ़ी बल्की एक्ट है, कहाँ से लेके कहाँ तक है। देखो पार्ट 1 बात करता है, जनरल इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री जो हमारे नोट्स जिस हिसाब से हमने बनाए हैं, की डेफिनिशन सेक्शन 2 के अंदर है, फिर थर्ड पार्ट है डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, इसके अलावा साइबर क्राइम्स, ऑफेंसेस, जो भी हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा टेबल के माध्यम से इसको कवर करेंगे और ऑल ओवर 2008 के अमेंडमेंट से क्या-क्या चीज़ें आई हैं, टीडीएसएटी इन्वेस्टिगेशन, सीएटी सारी चीज़ें और लैंडमार्क केसेस अराउंड आपके लिए इस एक्ट में 10 केसेस जो हैं वो डील करेंगे आज के इस एक्ट में। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो तो फर्स्ट साइबर लॉ था ये इनेक्टेड एज इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव लॉ गवर्निंग साइबर स्पेस क्या क्या कवर कर रहा था साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन इन तीनों को ही इसने कवर किया यूएनसीआईटीआरएल के बेसिस पे था मॉडल था जो कि यूनाइटेड नेशंस ने लागू किया था सबसे पहले उनमें से वन ऑफ द कंट्री इंडिया था जिसने कि इसको अपने देश में अप्लाई किया था एसेंट ऑन एंड एनफोर्समेंट का कोई प्रेसिडेंशियल एसेंट
9 जून 2000 को और फोर्स में आया 17 अक्टूबर 2000 को, याद रखिएगा। इसको आप इंडल्ज कर सकते हैं। आईटी एक्ट इज़ इंडियाज़ फाउंडेशनल डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग लीगल फॉर्म्स टू बिट्स, बाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शंस। हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी एक टर्म आएगा हैश, आईटी एक्ट खोल के देखेंगे आप तो कई सारी चीज़ें हैं, पर हर चीज़ नहीं डील करनी है। मेंस के हिसाब से काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। हर एक्ट का पर्सपेक्टिव अलग है, हमारा रीज़न अलग है ना भाई, हमको इसके ऊपर बीटेक नहीं करना है जाके। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का? टू प्रोवाइड द लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रांजैक्शन कैरीड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। लीगल रिकॉग्निशन देना है उन सारे ट्रांजैक्शंस को जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू हो रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे पहले था, जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आया तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो पेपर पे होते थे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन सबको भी हम लोगों ने आईटी एक्ट की मदद से ही इक्वल, जैसे पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही आपने सॉफ्ट कॉपी पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसकी इक्वालिटी इक्वल जो है उसकी रेलेवेंसी रखी गई, एडमिसिबिलिटी इक्वल रखी गई। फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज़। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में आप अपना ऑनलाइन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, बिड है, इसको दे सकते हैं, कर सकते हैं। वो भी उसको इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। इवन गवर्नमेंट ने ही, जैसे आप लोग ने ईपीओ का फॉर्म भरा अभी, कैसे भरा? दोनों मॉड्यूल थे, ऑनलाइन भी भरा होगा आपने, उसके बाद उसको आपने हार्ड कॉपी भेजा। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं होता, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस इक्वली रखी गई। ये नहीं कि जो ऑफ़लाइन वो ऑनलाइन नहीं भर पा रहा है, वो ऑफ़लाइन दे दे, जो ऑफ़लाइन नहीं दे पा रहा है, वो ऑनलाइन दे दे, नहीं, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। टू अमेंड, इसकी वजह से क्या हुआ, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एंड द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में हम लोगों ने डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को वैल्यू दी और इसने वहाँ पे अमेंडमेंट्स करवाए। लीगल सैंक्टिटी किसको मिली? डिजिटल सिग्नेचर्स को एज़ इक्विवेलेंट टू हैंडरिटन सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स जो हमारे होते हैं, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑथराइज़ करती है, उसको भी इक्विवेलेंट, जैसे हैंड रिटन सिग्नेचर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, इक्वल जो है रिकॉग्निशन मिला। टू प्रिवेंट एंड पनिश साइबर क्राइम्स इंक्लूडिंग हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर टेररिज्म एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल में सारी चीज़ें कवर करी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए और पनिश करने के लिए, टू एस्टैब्लिश अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हम लोगों ने क्या किया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया, सर्टिफिकेट और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ बनाई जो कि डायरेक्ट डील करती हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स या डीएससीज़ के लिए। हायरार्की अगर देखी जाए, अभी देखते हैं, अच्छा पहले ये लास्ट पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। टू गिव लीगल रिकॉग्निशंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट्स हो रहे थे, जैसे आपने किसी को नेफ्ट किया, आपने कोई ज़मीन खरीदने गए, आप कोई एक वॉच खरीदने गए, मूवेबल प्रॉपर्टी लेने गए, कोई कार लेने गए, आपने डिजिटली पैसा भेज दिया, तो इसकी वैल्यू वही है ना। कल को जाके वो थोड़ी कह देगा कि शॉपकीपर कि इन्होंने भाई डिजिटल पैसा भेजा था, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं नहीं मानता, आप एक काम कीजिए, हमको हार्ड कैश दीजिए और जो कैश आप दे चुके हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा ना, उसको पकड़ोगे, कहोगे बेटा पगला-वगला गए हो क्या? तो आप ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आपके पास आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट कहता है कि ये सब इक्वल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं। आरबीआई में हम लोग अमेंडमेंट कर चुके हैं। अब ये एक्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर रखता है। इसका सेक्शन नंबर 643 जो है वो बताता है कि कंपनसेशन होगा अगर किसी ने कंप्यूटर डैमेज किया, नेग्लिजेंट डेटा प्रोटेक्शन, मतलब किसी ने आपके कंप्यूटर में वायरस डाल दिया, हैक कर लिया, तो आप अगर चाहें तो उससे फाइन भी एज़ अ कंपनसेशन भी रिकवर किया जा सकता है। या तो सेक्शन 65 से लेके 74 तक कोई आपके सिस्टम में इंटरफेयर कर रहा है तो आप क्रिमिनल एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, एफआईआर भी करवा सकते हैं, पीनल प्रोविजंस भी एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी ने आपके सिस्टम हैक कर लिया, कोई जो डेटा था उसको खराब कर दिया, कोई मैलवेयर वायरस डाल दिया, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कोई रखा हुआ है, या ऑनलाइन ही कोई ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, जैसे फ्रॉड अभी हम लोगों ने देखा। तो इन सब के लिए पनिशमेंट्स बहुत कायदे से पूरा दिया हुआ है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ही है इस एक्ट का। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है कि कौन-कौन सी अथॉरिटीज़ रहेंगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ कहाँ रहेंगी, वो 17 से लेके 42 तक दिया हुआ है। एविडेंस एंड इनेबलिंग लॉ, मेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लीगली एडमिसिबल एंड इनेबल
ई गवर्नेंस, ई कॉन्ट्रैक्ट एंड डिजिटल फाइलिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एक्ट का देखते हैं, जैसा कि हम लोग हर एक्ट में देखते हैं। एंट्री 31 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में पोस्ट और टेलीग्राफ्स मेंशन है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कवर करता है ये एक्ट एक्टिव होने के बाद। एंट्री 97 लिस्ट 1, इसमें मैटर्स नॉट एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, तो इंटरनेट और साइबर स्पेस जो है वो यहीं पे फॉल करती है। आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स डिजिटल स्पीच, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसी में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ भी पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2)। आर्टिकल 21 क्या बात करता है? राइट टू प्राइवेसी इन डिजिटल स्फेयर, भाई रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन कुट्टास्वामी केस 2017 एज अ फंडामेंटल राइट। हम लोग कुट्टास्वामी का केस ऐसा नहीं है कि आप में से कोई ना जानता हो, सब जानते हैं कुट्टास्वामी का केस क्या था। 19(1)(g राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स। आजकल 90% लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन ही चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, फेसबुक एड्स से चला रहे हैं। हम लोग भी जिस माध्यम से बात कर रहे हैं ये भी ऑनलाइन मोड ही है। तो ये सब कहाँ इंक्लूड्स? ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केट प्लेस। तो जैसे आपको नोट्स चाहिए तो ऑनलाइन ही तो मीडियम चल रहा है ना, कोई हम लोग हार्ड कॉपी शेयर कर रहे हैं। और हाँ, इसकी एक लीगल वैल्यू भी है। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो लीगल एक एविडेंस भी क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहाँ बताया था मैंने भी आपको? कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कमेंट। इस एक्ट का स्ट्रक्चर, एप्लीकेबिलिटी और टेरिटोरियल रीच अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टोटल इसके 94 सेक्शंस हैं, 13 पार्ट है और 2 शेड्यूल में ये एक्ट बनाया गया है। उसके अलावा इसमें 2008 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा मेजर जो साइबर क्राइम्स है और इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी मतलब ऐसा बंदा जो जिसको हम लोग जनरली आम भाषा में बोलते हैं, जैसे बिचौलिया नहीं होते हैं जो बीच का, मतलब उनका खुद का कोई काम नहीं, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म में एक लोग इधर हैं एक लोग इधर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा है, ये सब क्या है? इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। अब इस पर कोई भी कुछ भी कर रहा है तो इंटरमीडियरी की लाइबिलिटीज क्या होंगी क्या नहीं होंगी, ये सारा चीज़ें 2008 के अमेंडमेंट से ऐड ऑन करी गई। इसके बाद हम लोग अभी इसको डिटेल में देखेंगे आगे के सेक्शंस में कि बहुत ज़्यादा इंटरमीडियरी की बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं बनती हैं। मतलब कि ये है कि अगर उसको कोई चीज़ें बताई जा रही हैं, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कोर्ट का ऑर्डर आया है और उसने तब भी वो चीज़ें अगर नहीं हटाई हैं तो फिर उसकी लाइबिलिटी बनेगी। अदरवाइज़ क्योंकि उसने सारा क्वेश्चन लिया है, सबसे पहली बात हर रूल्स को फॉलो करते हुए अपना प्लेटफॉर्म बनाया। मेटा है, मेटा में आप लोग कभी कभी कुछ करते होंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई कंटेंट आपने डाला तो बोल देता है ये सेंसिटिव कंटेंट है, ये अपलोड नहीं हो सकता, ये फ़ोटो नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरमीडियरी है, वो मेटा का प्लेटफ़ॉर्म है, वो ऑलरेडी कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको वो फ़ॉलो कर रहा है, तो वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। इसीलिए इंटरमीडियरी की लायबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से। अभी हम लोग उसको इन डिटेल देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी इस एक्ट का है। मतलब कि सपोज़ इंडिया के बाहर कोई ऑफ़ेंस हो रहा है, सिस्टम कंप्यूटर जो है वो इंडिया में है, या इंडिया में कोई ऑफेंस हो रहा है, सिस्टम बाहर है, तो दोनों ही केसेस में आईटी एक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, a foreign hacker attacking on India banking server may be tried in India because the computer network is in India, क्योंकि जो इंडिया में ही वो नेटवर्क है, वो बैंक का सर्वर कहाँ है? इंडिया के अंदर है, तो इस वजह से डील यहाँ किया जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल में एक्सेप्शंस दिए गए हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं आएँगी आईटी एक्ट के अंदर। तो डज़ नॉट अप्लाई किस पर नहीं अप्लाई होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। डज़ नॉट अप्लाई टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट चेक्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, विल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल एंड कन्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चेक को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। डेफिनेशंस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है, सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है। हम लोगों को एक मोटा-मोटा हिसाब किताब पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन है? जो हमारा डीएससी है, एस एस थोड़ा बी जैसा बन गया, तो एक सेकेंड। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हमको पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। हम लोग उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर सोर्स क्या है, नेटवर्क क्या है,
हैश क्या है, ये सब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर-ऊपर पता होना चाहिए। हाँ, प्री होता तो आपको सेक्शंस पता होने ज़रूरी थे, क्या कहाँ पे क्या है। अब एक्सेस क्या है, 21A में है। तो किसी के भी सिस्टम में एंट्री गेन करना, इंस्ट्रक्ट करना रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर्स को या फिर कंप्यूटर सिस्टम को या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को, किसी के भी सिस्टम में घुसना या फिर इंस्ट्रक्ट करना उसके रिसोर्सेज को बोलते हैं एक्सेस। 21A में है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम 21F में दिया हुआ है। अ सिस्टम ऑफ की पेयर। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या है, इसी के बेसिस पे जो हमारा डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर है वो करता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, फिर आगे देखते हैं। सपोज एक सिग्नेचर है, अभी आप लोग सेम वही फॉर्म भरे होंगे, तो उस पे आपने अपनी फ़ोटो लगाई होगी, फिर आपने अपने सिग्नेचर किए होंगे। सिग्नेचर करके आपने क्या किया होगा, सपोज़ जैसे मुझको फॉर्म भरना है या कुछ करना है, तो मैंने बढ़िया अपना सिग्नेचर मारा और सिग्नेचर की फ़ोटो खींची, उस फॉर्म में अटैच कर दिया। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। अब फ़र्क कहाँ होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में और एक सेकंड रुकिए, आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल तो सिग्नेचर हमने करके डाल दिए, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये कोई भी बना सकता है, आपके हाथ में भी है, मेरे हाथ में ही, मैंने साइन करके अपना साइन डाल दिए, बात खत्म हो गई, ऑनलाइन चला गया। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर ऐसे नहीं बनता है। डिजिटल सिग्नेचर को अलॉट करता है, कौन करता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास आप जाएंगे, जो जाता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर गया, उसके बाद सब्सक्राइबर क्या करता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देता है, भाई मेरी ये कंपनी है, मेरा ये चीज़ें हैं, मुझे इस काम से अपने डिजिटल सिग्नेचर्स बनवाने हैं। तो आपने अपने डिजिटल सिग्नेचर्स बनवाए। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगी, जिसको भी उसने अप्रूव कर रखा होगा वो बंदा क्या करेगा, एक प्राइवेट की बनाएगा, एक बनाएगा पब्लिक की। ये दोनों की बना के आपका जो सिस्टम है डिजिटल सिग्नेचर, वो बना के आपको दे दिया जाएगा। प्राइवेट की को आपको अपने पास रखना है, सिक्योर रखना है, वो आपको किसी को नहीं देना है। आप जिस किसी को भी अपनी कंपनी की तरफ से, सपोज बियॉन्ड बेयरएक्स, नीचे मैंने अपना साइन मारा, वो डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है, ऑनलाइन मैंने उसको उस पर चढ़ाया और किसी एक कंपनी को भेज दिया। अब उसको चेक करना है कि ये जो अथॉरिटी है ये सही है कि नहीं है। तो आपने जैसे ही अपना अडोबी में उसको ओपन किया, तो अपने आप ही सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पब्लिक की आपको कहीं से लानी ले जानी नहीं पड़ेगी, पब्लिक की उसी डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी अटैच होगी, वो वेरीफाई कर देगी कि हाँ, जो सेंडर ने भेजा है, रिसीवर को जो मिला है वो सेम चीज़ है। तो इस तरीके से ये होगा कि आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वेरीफाई भी हो जाएगा और सारी चीज़ें ऑन द टॉप नॉच काम आपका हो जाएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर के अंदर होती है प्राइवेट की और होती है पब्लिक की। इन दोनों को मिला के ही जब पब्लिक की और प्राइवेट की एक दूसरे के साथ मैच करती है, तभी बोला जाता है कि जो सिग्नेचर है, मतलब बीच में किसी ने कोई फ्रॉडरी नहीं करी है, कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है, दोनों चीज़ें वैलिड हैं, सिग्नेचर वैलिड है, डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है। तो ये काम होता है, ये जैसे बिज़नेसेस हैं, आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, फर्म्स हैं बड़ी-बड़ी, उनको काम करना है तो वो ये लेते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हैं। इसको बनाता कौन है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाती है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी होती है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी अलॉट करी जाती है, कौन अलॉट करता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऊपर जो हेड होता है, इस एक्ट में सबसे ऊपर की अथॉरिटी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर आता है हमारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी और उसके नीचे आता है सब्सक्राइबर। जैसे मैंने एग्जांपल अपना लिया था बियॉन्ड बेयर एक्ट, तो बियॉन्ड बेयर एक्ट क्या हो गया? सब्सक्राइबर हो गया। तो बियॉन्ड बेयर एक्ट इज सब्सक्राइबर। मैं कहाँ गया था? सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। तो अथॉरिटी ने मेरा सिग्नेचर जो है वो बना के दिया था, प्राइवेट की और पब्लिक की। वो बनाने के लिए उसको कौन ड्यूटी दे रहा है? कंट्रोलर अलॉट कर रहा है कि तुम भाई सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनोगे। क्योंकि आप सीधी-सी बात ये समझिए, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास वो सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई उसको हैक ना कर ले। अब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, अब कोई एमएनसी है 1000 करोड़ की, उसका डिजिटल सिग्नेचर किसी ने हैक कर लिया, ठीक है? किसी को उसकी प्राइवेट की पब्लिक की मिल गई, तो अब उसके साथ वो कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में छेड़छाड़ कर सकता है, किस हद तक डैमेज कर सकता है कंपनी को, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कंट्रोलर सिर्फ़ उन्हीं को सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाएगा जिसके पास पूरा सिस्टम हो, सेटअप हो, जो ये सारी चीज़ों पे जो उनकी गाइडलाइंस है उस पे खरा उतरे। और कंट्रोलर को डायरेक्ट रिपोर्ट कौन करता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। बीच में एक अथॉरिटी हम लोग और पढ़ेंगे,
जो कि इसमें कोई केसेस होते हैं उनको डील करने के लिए आती हैं। एओ होता है हमारा, उसके बाद एओ नहीं कुछ कर पाता है तो एओ ने जो डिसाइड किया उसको चैलेंज करने के लिए सीएटी के पास जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, तो कैसे-कैसे अपील वाला वो एक अलग प्रोसेस है, अलग कहानी है, वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब ये टर्म्स आपको समझ में आ गए, कंट्रोलर क्या होगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होगी, डिजिटल सिग्नेचर क्या है और इसके अलावा आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपको समझ में आया होगा कि ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें कंपाइल होती हैं। डिजिटल सिग्नेचर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही है, उसके अंदर ही ये चीज़ें आती हैं। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या हो गया, जिसमें प्राइवेट की होगी सर्टेन डिजिटल सिग्नेचर के लिए और एक पब्लिक की होगी, पब्लिक की सिर्फ उसको वेरीफाई करने के लिए होती है। तो 2 की सिस्टम में एक प्राइवेट एक पब्लिक। सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहाँ है, 21G के अंदर दिया गया है। कौन, वो जो ऑथराइज करता है, वो ऑथराइज्ड एजेंसी जिसे कंट्रोलर मतलब कि जो हम लोगों ने अभी देखा, ने लाइसेंस दिया है लोगों को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने का। अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 24। कंप्यूटर क्या होता है, हम सब चला रहे हैं कंप्यूटर, कुछ लोग होंगे जो कंप्यूटर से ये वीडियो देख रहे होंगे। तो एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस सिस्टम which performs logical, arithmetic and memory functions by manipulation of electronic, magnetic and optical impulse। कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा जाएगा नहीं, चिल करिए, ये डेफिनेशन नहीं बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग डिवाइस जिसके द्वारा आप कोई भी लॉजिकल, अर्थमेटिक या कोई भी डेटा को मैनिपुलेट करके उस पे काम कर पा रहे हैं, वो होती है कंप्यूटर। वो चाहे आपका पीसी हो सकता है, चाहे लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क 21J के अंदर दिया हुआ है। कंप्यूटर एक दूसरे से जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरिtoriयल लाइन और अदर कम्युनिकेशन मीडिया, वो हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर रिसोर्स 21 के एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कंप्यूटर रिसोर्स हो गई, डेटाबेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, सब कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर आता है। कंप्यूटर सिस्टम 21L में है, मतलब कि प्रोसेस, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए जितनी भी चीज़ें लगेंगी, अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सब्सटैंशियल कंप्यूटेशन इंक्लूडिंग न्यूमरस अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए हम लोग जो भी डिवाइसेस लगाते हैं वो सब कंप्यूटर सिस्टम है। साइबर कैफेज़ क्या हैं? ये जनरल अंडरस्टैंडिंग का रखिए, ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, यहाँ से पेपर में आने की संभावना बहुत कम है, बट स्टिल रिस्क नहीं लेने वाला सिनेरियो है। तो जहाँ से पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है, वो सारी कॉमर्शियल जगहें जो होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं साइबर कैफ़े। Any facility from where access the internet is offered by any person in the ordinary course of business to members of the public। आगे बढ़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनबी, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्सेज, जितना भी डिजिटल इंफॉर्मेशन और डिवाइसेस हैं उनको सिक्योर करने के लिए, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा पीछे, उन सबको सिक्योर करने के लिए जो सिक्योरिटी लगती है वही है हमारी साइबर सिक्योरिटी। इतना देख के बाकी डेफिनेशन पढ़ के देखिए, कोई बहुत टेक्निकल आपको ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। जो मैंने बताया है बस उसको ध्यान में रखिए, उतना ही आपको लिखना है। डेटा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन, चाहे वो टेक्स्ट के मैसेज में हो, इमेज के माध्यम से हो। जैसे ये चल रहा है, ये टेक्स्ट के माध्यम से भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। तो यहाँ पे डेटा क्या है, ये जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है ये सब कुछ एक डेटा है और ये सारा कहाँ पे जाके क्लाउड में स्टोर हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रूम में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। डिजिटल सिग्नेचर हम लोग पढ़ ही चुके हैं 21P में, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 के प्रोविजंस के ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही है ना जो उसने जो साइन करके रखा है, तो वो प्रोसेस जो है वो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 21TA और 3A में डिफाइन है। ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल एंड इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर। इसी के अंदर डिजिटल सिग्नेचर भी आता है। जैसे
आप लोग कहीं शॉप पे गए, आपने केवाईसी कराई, बैंक गए, तो आपने अपना डिजिटल थंबप्रिंट दिया ना, तो ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऐड भी कहाँ से हुआ है? ये ऐड हुआ है हमारे, हमेशा से नहीं था, 2008 का जो अमेंडमेंट है उसी से ये ऐड भी हुआ है। ठीक है? तो ये, और ये सब कहाँ पे मेंशन है? सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड है ये सारा। आगे बढ़ते हैं, 21 आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो डेटा स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो बोली जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एनी इन्फॉर्मेशन जनरेटेड, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो जनरेट करी जाए, सेंड करी जाए, रिसीव करी जाए और स्टोर्ड इन मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड, माइक्रो फिश और सिमिलर डिवाइसेस, कोई भी सिमिलर टाइप के डिवाइसेस है जो भी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टोर करने का काम कर रही है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने अपनी कहानी में भी सुना था। 21T के अंदर जो भी डेटा रिकॉर्ड, डेटा जनरेट हुआ है, इमेज जो उसने साउंड रिकॉर्ड किया था, जो उसने स्क्रीनशॉट लिया था, जो उसकी रिसीप्ट थी हमारी गजोदर के, जो उसके साथ स्कैम हुआ था रवि के अकाउंट की, वो सारी चीज़ें क्या थी? डिजिटल रिकॉर्ड, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डिफाइन का है 21T में। इंफॉर्मेशन 21V में क्या है? डेटा का ब्रॉडेस्ट फॉर्म, मतलब कि सारी चीज़ें इंक्लूड डेटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस ऑफ माइक्रो फिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो फिश, सारी चीज़ें हैं वो सब क्या है? इंफॉर्मेशन है। इंटरमीडियरी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 21W एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव्स, कोई भी पर्सन जो किसी के बिहाफ पे रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है उस मैसेज को, डेटा को, प्रोवाइड एनी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू दैट मैसेज, आईएसपी, सर्च इंजन, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ये फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, और इन सब की लायबिलिटीज़ कहाँ डिफाइन करी गई हैं, मतलब कितना क्या इंटरमीडियरी का जिम्मेदारी होगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन करी गई हैं सेक्शन 79 में। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या लायबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ओरिजिनेटर कौन है? जेड ए में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए। जो भी ईमेल है, टेक्स्ट है, मैसेज है, वो जो भेज रहा है, ओरिजिनेटर जो है उसका, उसको बोलेंगे। अ पर्सन हु सेंड, सपोज इस वीडियो का ओरिजिनेटर कौन है? मैं हूँ। तो ओरिजिनेटर कौन हुआ इस केस में? मैं हुआ। तो 21ZA के अंदर ओरिजिनेटर मैं हो गया। आप लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, सर इसका आंसर राइटिंग कैसा होगा? तो आप क्या हुए? ओरिजिनेटर हुए उस मैसेज के लिए। प्राइवेट की हम लोग देख ही चुके हैं, अ की ऑफ पेयर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर 21ZC। पब्लिक की ZD में है, अ की ऑफ पेयर यूज्ड टू वेरीफाई, ये वेरीफाई करने के लिए होती है डिजिटल सिग्नेचर को। एड्रेसी, अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी, मतलब कि बीच में कोई नहीं। आपने मैसेज भेजा, सर ये आंसर नहीं समझ में आ रहा, हाउ टू फ्रेम इट, ठीक है सर ये वाले नोट दे दीजिए, या ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, हाउ टू डू दैट, तो ये एड्रेस ही मैं हुआ। ठीक है, ओरिजिनेटर आप हुए। मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भेजे, किस पे आंसर राइटिंग कीजिए, ITR के ऊपर ये चीज़ लिख के लाइए, ये आंसर लिख के लाइए। तो ओरिजिनेटर मैं हुआ, एड्रेस ही आप हुए। आई होप समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइबर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, वही है अब जिसके नेम पे डिजिटल सिग्नेचर, या वो सॉरी, पहले यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ही हुआ करता था, 2008 के अमेंडमेंट के बाद पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट किया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस, अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर का केस, उसके अलावा अर्जुन पंडित राव का केस, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टी नसीर का केस, ये सारे तीनों केसेस इंपॉर्टेंट हैं। अनवर के केस में कहा गया था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रिक्वायर सेक्शन 5B सर्टिफिकेट फॉर एडमिसिबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जितने भी हैं, जो हमारी कहानी अगर आपको याद हो, तो गजोधर भाई साहब ने जो उनका स्क्रीनशॉट लिया था रवि के अकाउंट का, जो कि रवि बाद में पता चला सुरेश है, जो उसकी बैंक रिसिप्ट है, ठीक है, उनका एक चैट हुआ होगा जिसके बाद उसने पेमेंट किया होगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले 65B में, ये एविडेंस की बात हो रही है, उसमें सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं। अब बताइए, अब 65B कौन सा न्यू सेक्शन है, किसमें? बीएसए में। एक बार सर्च करके बताइएगा बीएसए का कौन सा नया सेक्शन है जिसमें 65B आता है। अर्जुन पंडित राव का केस क्या था? 65B सर्टिफिकेट इज नॉर्मली, ये बोला गया कि 65B में जो सर्टिफिकेशन हो रहा है वो मैंडेटरी है, सर्टिफिकेट प्रोसीजर वाज क्लैरिफाइड। इसके अलावा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टी नस्कीर के केस में बोला गया कि
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स में बी रिलाइड अपॉन प्रॉपरली प्रूव, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जिनके ऊपर रिलाई किया जा रहा है उनको प्रॉपरली प्रूव किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है T-नसीब के केस में। इंटरमीडियरी इज नॉट ओरिजिनेटर और एड्रेसी, याद रखिएगा। इट रिसीव्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट थर्ड पार्टी डेटा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरमीडियरी कौन है तो उसको ना ओरिजिनेटर समझिएगा ना एड्रेसी समझिएगा, ये पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो प्राइवेट की प्लस पब्लिक की कैसे वर्क करती है हम लोग समझ चुके हैं। सीक्रेट की यूज बाय सब्सक्राइबर टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर, इट मस्ट बी केप्ट सिक्योर। पब्लिक की ओपन वेरिफिकेशन की यूज बाय रिसीवर, हैश फंक्शन हैश के माध्यम से ही दोनों को मिलाया जाता है। क्रिएट्स अ यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट मैसेज डाइजेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये जो डाइजेस्ट होता है ये हैश फंक्शन से ही हम पब्लिक की और प्राइवेट की को मर्ज कराते हैं। तो ये जो मर्ज होके ही एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये सारा कुल मिला के नौटंकी तैयार हो जाती है और हमारा डिजिटल सिग्नेचर रेडी टू वर्क होता है। प्राइवेट की क्रिएट करती है सिग्नेचर, पब्लिक की वेरीफाई करती है। अगर हैश मैच हुआ तो रिकॉर्ड जो है ऑथेंटिक है। इतनी सी बात आपके दिमाग में चली जानी चाहिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, टेक्निकल टर्म्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब तक बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा ही क्या है। तो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो गई, एक कंट्रोलर हो गया, एक सब्सक्राइबर हो गया, उसके अलावा हम लोगों ने देखा इंटरमीडियरी हो गया। तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब तक हम लोगों ने पढ़ी है। प्राइवेट की प्लस पब्लिक की हो गया और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हैं। इसका मतलब है ऑल सेट, पूरा एक्ट अभी तक हमको क्लियर होता जा रहा है। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 3, वही जो हम लोगों ने डीएससी के लिए बात किया था। ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है ये। हु कैन ऑथेंटिकेट, एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाई अफेक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। कोई भी सब्सक्राइबर जो है वो ऑथेंटिकेट कर सकता है। ऑथेंटिकेशन में टेक्नोलॉजी जो यूज़ होगी, ऑथेंटिकेशन इज इफेक्टेड बाय एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बस अब सेक्शंस में सारी चीज़ें रखते हुए चलना है। अभी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी। लीगल इफेक्ट क्या है, तो ऑथेंटिकेट्स ओरिजिन, आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जैसे ही उसको आपने ऑथेंटिकेट किया, वो जो सिग्नेचर था वो वैलिड हो गया है। ठीक है, अब उसकी एक आइडेंटिटी है, इंटीग्रिटी है, उसका एक लीगल, जैसे आपके साइन की वैल्यू थी ऐसे ही अब उसकी साइन की हार्ड कॉपी वाले की सेम, अब वही जो आपने साइन किया है उसकी भी वैल्यू वही हो गई है। इट इज कंप्यूटेशनली इनफीजिबल टू डिराइव प्राइवेट की फ्रॉम पब्लिक की, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन दोनों को अलग अलग कर सकें, सीधी सी बात है। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन, स्टेप 1, सब्सक्राइबर राइट करेगा मैसेज या डॉक्यूमेंट, हैश फंक्शन अप्लाई होंगे, जनरेट होगा हैश, यूनिक मैसेज, फिंगरप्रिंट बनेगा, हैश इनक्रिप्टेड विद सब्सक्राइबर्स प्राइवेट की, हैश जो है वो जनरेट करके डिजिटल सिग्नेचर बनाएगा। साइन डॉक्यूमेंट मैसेज जो है वो एड्रेसी को भेजा जाएगा और ओरिजिनेटर के द्वारा। एड्रेसी रिसीव साइन डॉक्यूमेंट, अप्लाई सब्सक्राइबर्स पब्लिक की टू डिक्रिप्ट सिग्नेचर, वो डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा। एड्रेसी इंडिपेंडेंटली कंप्यूट्स हैश ऑफ रिसीव्ड मैसेजेस। कुल मिला के होता क्या है, आपके पास कहीं से एक कॉन्ट्रैक्ट आया, आपने उसे एडोबी में खोला, वो सिग्नेचर अपने आप मैच हो, वो उसके पीछे का प्रोसेस ये है कि जैसे ही आप ओपन करते हो आपके पास आता है, उसमें हैश होता है। हैश आप जैसे ही फाइल ओपन करते हो, उसकी पब्लिक की जो उसमें प्राइवेट की होती है उन दोनों को मिलता है। आप लोगों ने कई अगर अथॉरिटीज़ से कुछ सर्टिफिकेट बनवाए हो, निवास बनवाए हो, तो कई बार नीचे डिजिटल सिग्नेचर करके लिखा रहता है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो वो ओके हो जाता है या उसमें कुछ लिख के आता है जब आप उसको ओपन करो। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो इतना ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जानना है। डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिफरेंस, ये सेक्शन 3 में है, ये 3A में है। ओनली एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी टेक्निक जो सेकंड शेड्यूल में है, हम लोगों ने देखा बायोमेट्रिक भी हुआ जा रहा है, या आप कहीं पे नॉर्मली साइन करे दे रहे हो, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में भी आ रही हैं। स्कोप ये छोटा है क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंडर आता है, तो ये नैरोअर है, टेक्निकल स्टैंडर्ड है, ये वाइडर है।
एग्जाम्पल कोई भी डीएससी जो है वो लाइसेंस इशू कर सकती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। ओटीपी है, बायोमेट्रिक है, कभी कभी आधार का आप ये साइन करते हो, ओटीपी आता है, ओटीपी दबा के आप फिर लॉगिन करते हो ओटीपी डाल के, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के फॉर्मेट में आता है। ये 2000 से ही ऑलरेडी हमेशा से था, ये 2008 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। लीगल रिकॉग्निशन सेक्शन 4 to 6 एंड 10A। सेक्शन 4 क्या बात करता है? इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक form satisfies a writing printed form requirement if accessible for subsequent references. Information in electronic form satisfies मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है और जो रिटन और प्रिंटेड फॉर्म का है, ठीक है, वो दोनों में एक्सेसिबल सब्सिक्वेंट रेफरेंस। बहुत ज़्यादा सेक्शन 4 में दिमाग में लगाइए, बस ये समझिए पेपर फॉर्म जो था डिजिटल फॉर्म से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल हैं। ये नहीं कि पेपर फॉर्मेट वाला जो है वो बड़ा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी एडमिसिबिलिटी ज़्यादा ऊपर होगी, उसकी रेलेवेंसी ज़्यादा होगी, अगर किसी ने डिजिटल फॉर्म में कुछ काम करके दिया है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो सेक्शन 4 बताता है सीधे सीधे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है तो उसकी भी इक्वल वैल्यू वैसे ही होगी जैसे अगर वो प्रिंटेड फॉर्म हार्ड कॉपी में होती। सेक्शन 5 बताता है हमारा कि जो डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो रिप्लेस करता है फिजिकल सिग्नेचर को, दोनों बराबर चीज़ें, चाहे फिजिकल सिग्नेचर आपने किया हो चाहे आपने डिजिटल सिग्नेचर कर रखा है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। सेक्शन 6 बताता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट फाइलिंग एंड इशू डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, इशू कर रहा है तो वो पॉसिबल है। गवर्नमेंट विभाग इस बात पे नानुकुर नहीं करेगा कि नहीं ये सॉफ्ट कॉपी में इलेक्ट्रॉनिकली है, आप हार्ड कॉपी लेके आइए। 10 ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है अगर वो हार्ड कॉपी में नहीं है तो 10 ये कहता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो भी उस इक्वल वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप गए आपने अपनी कार बेची, सामने वाले ने आपको मनी जो दिया वो किस में दिया? सॉफ्ट कॉपी में, मतलब कि आपको डिजिटली ट्रांसफ़र कर दिया। कल को जाके आप कोर्ट में कह दो इन्होंने हार्ड एंड कैश तो दिया नहीं, डिजिटल भेज दिया था, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 10 ये कह रहा है 1 मिनट भैया रुक जाओ, ज़्यादा उड़ो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली वैलिड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, ये 17 से लेके 42 के बीच में है। कैसे-कैसे, क्या-क्या काम कर रहा है, तो सेक्शन 17 क्या काम कर रहा है? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। इसको हम लोगों ने भी देखा ही था, कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ इन इंडिया, यही पूरा जो है रेगुलेट करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 17 है। उसके बाद सेक्शन 18 क्या बात कर रहा है? फंक्शंस क्या-क्या होंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के? ये सुपरवाइज़ करेगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को सर्टिफाई करेगा पब्लिक कीज़ टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, ऑडिट करेगा उनको, इन्वेस्टिगेट करेगा कोई कंप्लेंट होती है, मेंटेन करेगा रिपॉजिटरी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हैं उनका एक डेटाबेस बनाएगा, एक रिपॉजिटरी बनेगी, उसको मेंटेन करने का काम किसका होगा? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी का होगा। सेक्शन 21 बताता है कि लाइसेंसिंग जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को कौन कराएंगे? यही कराएंगे। सीए कैन ओनली इशूज सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन ओनली इशू डिजिटल सर्टिफिकेट किसको? आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फ्रॉम कंट्रोलर। जब तक किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोलर के द्वारा, कंट्रोलर से क्या नहीं मिल जाता है? लाइसेंस नहीं मिल जाता, तब तक वो किसी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता है। और लाइसेंस वैलिड कब तक होगा? 5 साल तक। 5 साल के बाद आपको दोबारा से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदर देन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 27 ये बताता है सस्पेंशन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सीसीए सस्पेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है किसी भी सर्टिफाइड अथॉरिटी का लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ कि उन्होंने अपना जो डिटेल्स था वो मिस रिप्रेजेंट किया, उसके अलावा कोई कंडीशंस जो लगाई गई थी उनको ब्रीच किया, वो डेटा सिक्योर करने में सक्षम नहीं थे, उनका सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, तो उनको निकाल दिया, आपने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये बात हुई है सेक्शन 27 में। आगे बात करते हैं सेक्शन 30 में क्या बताया गया है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि वो डिस्क्लोज किस
मीडियम से किस तरीके से वो काम कर रहा है, तो वो अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं वो डिस्क्लोज़ करेगा, मेंटेन करेगा अपडेटेड रिकॉर्ड्स, मतलब उसने किस-किस को सर्टिफ़िकेट्स दिए हैं, ये मेंटेन करेगा, सिक्योर करेगा की पेयर्स, असिस्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन में, जैसे अगर कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो कुछ चीज़ इन्वेस्टिगेशन करनी है, उन्होंने आपसे माँगा कोई चीज़, तो आप वो डेटाबेस रिपॉज़िटरी है आपके पास, तो आप वो डेटाबेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को देंगे। सेक्शन 35 बात करता है इश्यूएंस ऑफ डीएससी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू डीएससी टू सब्सक्राइबर आफ्टर वेरीफाइंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डीएससी कंटेन सब्सक्राइबर्स पब्लिक की सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर्स, मतलब कि इश्यूएंस जो होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इशू करेगी किसको, सब्सक्राइबर को। वेरीफाई करने के बाद उसने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सारी चीज़ें वो सब करेगी, उसके बाद वो पब्लिक कीज़ अपने पास रखेगी और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ पूरे कंट्रोल में रख के उसको उसका डीएससी मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अलॉट कर देगी। सेक्शन 40 सब्सक्राइबर्स की ड्यूटी क्या होगी? जनरेट की पेयर यूजिंग ट्रस्टवर्दी सिस्टम, वो पेयर बनाएँगे। कीप प्राइवेट की सिक्योर, अपनी जो प्राइवेट की है उसको सिक्योर रखेंगे, इंश्योर करेंगे, डीएससी को इन्फॉर्म करेंगे कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं, वो सारी सही चीज़ें दे रहे हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी तरफ से ना दी। सेक्शन 42 क्या बात करता है? टर्मिनेशन ऑफ डीएससी, डीएससी कब टर्मिनेट होगा? सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट कर सकता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी खुद रिवोक कर सकती है, कब? जब डेथ हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए या फिर ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाए। इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो खुद रिवोक कर सकती है या फिर जो सब्सक्राइबर है वो खुद रिक्वेस्ट कर सकता है। कहाँ पे है? 42 में, शॉर्ट नोट्स में पूछे जाने की संभावनाएँ हैं यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सेक्शन 6, कोर रूल क्या है? गवर्नमेंट में एक्सेप्ट एप्लीकेशंस, इशू लाइसेंस, ग्रांट्स एंड अप्रूवल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में अभी ये सेक्शन चेक किया था। तो लीगल बेसिस फॉर ऑनलाइन टैक्सेस, फाइलिंग, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, जीएसटी पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सिमिलर किसी पोर्टल में आप रजिस्टर कर रहे हो, तो ये गवर्नमेंट खुद ही कह रही है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आप इसमें जिस भी तरीके से काम कर रहे हो, ये इलीगल नहीं होगा, इसकी इक्वल वैलिडिटी होगी। सेक्शन 6 ए क्या बात कर रहा है? ऑथराइज गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक कॉमन सर्विस सेंटर्स। मेंस में यहाँ से आपको क्या चाहिए? विदाउट सेक्शन 6 डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज वुड लैक फ्रॉम लीगल वैलिडिटी। अगर सेक्शन 6 ना हो तो जो डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि आप लोग भूलेख पे जाके कुछ देख लेते हैं या ईएफआईआर फाइल करते रहें, तो ये सब लीगल वैलिडिटी से कमी आ जाएगी यहाँ पे, इनको आप वैलिडाइज़ नहीं कर पाएँगे, लीगलाइज़ नहीं कर पाएँगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस, कोई इनवैलिडिटी नहीं है, एकदम 100% ओके हैं, कोई भी ईमेल से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्लिक रैप एग्रीमेंट एंड ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन, आईसीए और आईटी में जो गैप था उसको इससे रिज़ॉल्व किया गया। 10A मतलब कि अमेंडमेंट से आया था। विच डिजिटल कम्युनिकेशन और जो हार्ड कॉपी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनके बीच में गैप आ रहा था। माना नहीं जा रहा था कि ये डिजिटल जो हुआ है, ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट के परव्यू में आएगा कि नहीं आएगा। तो 10A जैसे ही आया तो बोला गया ये जो जितना भी नाटक-नौटंकी है, इसको खत्म करिए, ये पूरी तरीके से पूर्णतः वैलिड है। आगे चलते हैं हम लोग एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट और डिस्पैच पे। एट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्नॉलेज क्या होती है और डिस्पैच क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सेक्शन 11 बात करता है एट्रीब्यूशन का। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर, कब? इट वाज सेंट बाय ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, ओरिजिनेटर ने खुद भेजा हो, ओरिजिनेटर के ऑथराइज्ड पर्सन ने भेजा हो, या फिर बाय अ सिस्टम प्रोग्राम बाय, जो सिस्टम प्रोग्राम बनाया हो किसने? ओरिजिनेटर ने, उसी के द्वारा भेजा गया हो। इसके लिए 2 एग्ज़ाम्पल हैं। एक चीज़ का इस्तेमाल आप सुबह-शाम करते हैं, मिंत्रा से शॉपिंग कर लिया, अमेज़न से शॉपिंग कर लिया, तो अमेज़न वाले भैया खाली थोड़े बैठे हैं, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। वो आपने जैसे ही यहाँ से अपना काम किया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, वहाँ से एक मैसेज आता है ना, ईमेल आता है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड और इतने में डिस्पैच हो जाएगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, इसको माना जाएगा कि हाँ, ये भई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और ये ओरिजिनेटर उन्हीं के द्वारा ही भेजा गया है। तो एट्रीब्यूशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये एट्रीब्यूट मान लिया जाएगा, ओरिजिनेटर के द्वारा ही है। एक्नॉलेजमेंट का क्या सिस्टम है देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट, इफ
ओरिजिनेटर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि ओरिजिनेटर है वो कह रहा है कि जब मैं आपको मेल भेजूँ तब आप इसका एक्नॉलेजमेंट दीजिएगा। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जब आपने एक्नॉलेजमेंट दे दिया तभी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, तो जब आप एक्नॉलेज करोगे तभी बाइंडिंग होगा। इफ़ नो एक्नॉलेजमेंट, और अगर एक्नॉलेजमेंट का रिक्वेस्ट नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आपके पास डिलीवर हुआ, मतलब आपने यहाँ से मेल भेजा, सामने रिसीव हो गया, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट हो गई। सिमिलरली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखते हैं। डिस्पैच क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डीम्ड टू बी डिस्पैच व्हेन इट एंटर्स अ कंप्यूटर रिसोर्स आउटसाइड द ओरिजिनेटर्स कंट्रोल। मतलब कि आपने ईमेल लिखा, आपने व्हाट्सएप मैसेज लिखा, आपने यहाँ से बटन दबा दिया सेंड, निकल गया आपके कंट्रोल से ना, आप उसको वापस तो ला नहीं सकते हो, कोई भी मंत्र फूँक लो, गया तो गया, ठीक है। वो बात अलग है कि डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया या वो चीज़ें कर दी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस में मत जाइए। तो आपने यहाँ से भेज दिया ना, वो चला गया, अब आप उसको वापस नहीं बुला सकते हो। धनुष से तीर निकल गया, वापस नहीं आएगा। गन से गोली चल गई, वापस नहीं आएगी। इसी तरीके से ईमेल सेंड हो गया, वापस नहीं आ गया। ओरिजिनेटर के कंट्रोल से बाहर हो गया, मतलब कि डिस्पैच हो गया। 13.2 बताता है सेम रिसिप्ट के बारे में। इफ एड्रेसी डेजिग्नेटेड एट कंप्यूटर रिसोर्स रिसिप्ट व्हेन रिकॉर्ड एंटर्स दैट रिसोर्स, मतलब कि जैसे ही वो उस पर्सन के कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर होता है, वो हो गई उसकी रिसिप्ट। अगर कोई डेज़िग्नेटेड सिस्टम नहीं है, मतलब कि आपने बोला कि इस ईमेल पे भेजो, ऐसे-ऐसे भेजो, तो जैसे ही वहाँ पे एंटर हुआ, आपका काम हो गया। अगर कोई डेज़िग्नेटेड सिस्टम नहीं है, तो जब वो उसको रिट्राइव करेगा, मतलब वो जब उसको पढ़ेगा, तब बोला जाएगा कि ये उसने रिसीव कर लिया है, ओपन करके देखेगा। जैसे व्हाट्सएप पे ब्लू टिक हो गया, डबल टिक हो गया, उसने रिसीव कर लिया, तो कि मान लिया जाएगा कि सारा काम हो गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज एविडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावनाएं हैं। सेक्शन 63 ऑफ बीएसए 65 बी में इंडियन एविडेंस एक्ट में था। सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, और एक वैलिड जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वही ये सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेट का कंटेंट क्या? डिवाइस ऑपरेटेड, वो डिवाइस जो है वो ऑपरेटेड प्रॉपरली ऑपरेट हो रही हो, इंफॉर्मेशन उसमें रेगुलर कोर्स में फीड हो रही हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल, मतलब कि उसका कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अनवर के केस में यही बताया गया था, 65 बी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एडमिसिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। अर्जुन पंडित राव का केस भी हम लोग देख चुके हैं। सर्टिफिकेट कंडीशन इज प्रेसिडेंट नॉट अ प्रोसीजरल, ये प्रोसीजर फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपको करना ही करना है। साइबर क्राइम्स अंडर द आईटी एक्ट, सिविल लाइबिलिटीज सेक्शन 43 और 43 ए में क्रिएट कंपनसेशन लाइबिलिटी फॉर कंप्यूटर डैमेज एंड डेटा प्रोटेक्शन नेग्लिजेंस। सपोज किसी ने आपके सिस्टम में इंटरफेयर किया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर सिविल चार्जेस लगा सकते हैं, आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ भी हैं, आप उससे पैसे के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? आप उसको जेल भी भिजवा सकते हैं। अभी हम लोग आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नेचर क्या है? मैनी सीरियस ऑफेंसेज आर कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल, डिटेल में भी हम लोग आगे देखते हैं। मेमोराइज करने हैं आपको ये सेक्शंस 101%, ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सिविल लाइबिलिटी के लिए सेक्शन 43 ए, कोई क्या कर रहा है? सिक्योर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एनी कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में एक्सेस कर रहा है, अनऑथराइज्ड है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 43 बी में कुछ भी डाउनलोड कर रहा है, कॉपीज या फिर एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट परमिशन, आपकी बिना परमिशन के कोई आपके सिस्टम में घुस गया, कुछ डाउनलोड कर लिया, कुछ कॉपी कर लिया, कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस टाइप का कोई भी काम किया, तो सेक्शन 43 बी के अंतर्गत ये सिविल लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है। 43 सी के अंदर आपके सिस्टम में कोई वायरस डाल दिया, कोई मैलवेयर डाल दिया, किसी भी टाइप का डैमेज क्रिएट कर दिया, डी से डी याद रखिएगा, डैमेज और डैमेज। डैमेज कर दिया, कॉजेज टू बी डैमेज एनी कंप्यूटर सिस्टम डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और एनी अदर प्रोग्राम, आपका कोई डेटा था, आपका कोई सॉफ्टवेयर था, उसको खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, तो भी उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे बनेगी। ई में डिसरप्ट है, डिसरप्ट और कॉजेज डिसरप्शन इन एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को किसी भी तरीके से डिसरप्ट किया। तो फिर उसके अलावा आगे बात करते हैं 43 एफ, डिनायल ऑफ सर्विसेज।
डिनाई किया है और कॉजेज डिनायल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस एनी कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्स। मतलब कि कोई आपके कंप्यूटर में आके बैठ गया, अब आपको ही आपके कंप्यूटर में एंट्री नहीं मिल रही है, आपसे कहा जा रहा है 5 लाख रुपए भेजो तब हम आपको एंट्री कराएं आपके ही सिस्टम में, तो आपके लिए लाइबिलिटी है यहाँ पे। ये सिविल है, क्रिमिनल भी है। अभी हम लोग देखेंगे 43G में। असिस्ट कर रहा है कोई दूसरे को, खुद नहीं कर रहा है। प्रोवाइड एनी असिस्टेंस, सपोज किसी को आपका सिस्टम हैक करने के लिए इंटरनेट चाहिए था, इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया। कंप्यूटर चाहिए था, कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया। टू एनी पर्सन फैसिलिटेट एक्सेस इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। सेक्शन 43H बात करता है किसकी? चार्ज की। Charge the service availed by a person to the account of another person by tampering with or manipulating any computer। 43A, कोई भी सेंसिटिव डाटा है, अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो प्रोसेस कर रहा है, डील कर रहा है या हैंडल कर रहा है सेंसिटिव पर्सनल डेटा को, 2008 में ऐड किया गया था। लाइबल टू पे कंपनसेशन इफ नेग्लिजेंट इन प्रोटेक्टिंग इट, मतलब कि कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो सबका डेटा मेंटेन कर रहा था। सपोज अमेजोन के ही सर्वर हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं सबका डेटा। मेटा है, मेटा से गूगल है सबसे बड़ा एग्जांपल। मेटा के पास भी आपका डेटा है, गूगल के पास भी आपका डेटा है, सबके पास आपका डेटा है, बस आपके पास आपका डेटा नहीं है। तो अब इनमें से कोई कल को लीक कर दे आपका डेटा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया था टेलीग्राम ने डेटा लीक कर दिया, तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट प्रोसेस कर रहे हैं इनके ऊपर अगर ये नेग्लिजेंट है आपका डेटा प्रोटेक्ट करने में, तो अंडर सेक्शन 43A इंक्लूड्स एनी फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप और अदर एसोसिएशन इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन कॉमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, तो इनको भी हम कवर कर सकते हैं कहाँ पे? सिविल लायबिलिटीज़ के लिए। बॉडी कॉर्पोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर हमने इतना किया तो हमने ये तो देखा ही नहीं फाइन। तो फाइन 2008 से पहले 1 करोड़ तक का कैप था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब ये कैप हटा दिया गया है, अब कितना भी फाइन हो सकता है। अगर 5 CR के ऊपर है तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर मैटर कहाँ भेज दिया जाएगा? TDSAT के पास ये मैटर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी वाला एक हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसी के पास ये सारी चीज़ें अब 2008 के अमेंडमेंट के बाद से यही सारी चीज़ें देखता है। तो अगर 5 CR के ऊपर है तो TDSAT ही है जो इसको डील करेगा, अदरवाइज़ कोई कैप नहीं है, फाइन कितना भी कोर्ट लगा सकती है, इससे आपको कंपनसेशन सॉरी कितना भी दिया जा सकता है। 2008 से पहले याद रखिएगा 1 करोड़ का कैप था। अब ये चार्ट आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, ये चार्ट जो है मतलब कि ये आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें हम लोग सिस्टमैटिकली सब बना हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको रटना है। जैसे 65 में क्या है? अगर कोई टैम्पर कर रहा है कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट को, तो 3 साल तक का पनिशमेंट है या फाइन है या फिर 2 लाख या फिर दोनों चीज़ें आपको देनी पड़ सकती हैं। कौन-सा ऑफ़ेंस है ये? नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल। 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, मतलब कोई हैकिंग हुआ, कोई वायरस इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि अभी हम लोगों ने देखा 43 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसपे कंपनसेशन सिविल लायबिलिटीज़ हम लोग देख के आए हैं। तो फिर 3 साल तक का पनिशमेंट होगा और फाइन या फिर 5 लाख तक का आप पैसा उससे ले सकते हैं या फिर दोनों चीज़ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है, ध्यान रखिएगा। सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, श्रेया सिंघल का केस है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ही होगा, अभी आगे भी पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। तो ये सेक्शन ही जो है वो अब इन्फोर्स में नहीं है, आपको पता होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था श्रेया सिंघल के केस से। 65 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, 3 साल तक के लिए या फिर 1 लाख तक का फाइन और बोथ कॉग्निजेबल और बेलेबल है ये। आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉडलेंटली डिसऑनेस्ट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आपने फ्रॉड किया है, डिसऑनेस्ट यूज़ किया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, पासवर्ड का या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसी का, ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन का, जैसे हम लोगों ने अपनी कहानी में भी देखा था। तो सेक्शन 66C के अंतर्गत आपको 3 साल तक की सज़ा एंड फाइन अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का फाइन होगा, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। इसके बाद हम लोग हाँ, तो भाई इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 66D, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स इम्पर्सोनेटिंग समवन ऑनलाइन टू चीट, आप अपने आप को कोई और दिखा रहे हो, जैसे कई बार ये वाला फ्रॉड हो जाता है, कोई आपके दोस्त को मैसेज कर दे रहा है, किसी ने आपकी फेसबुक पे
इंस्टा पे फर्जी प्रोफाइल बना दी, आपकी डीपी लगा दी, आपको दिखा रहा है कि ये आपका अकाउंट है और लोगों से पैसे मांगे हैं, तो एफआईआर कहाँ रजिस्टर होगी? 66 बी के अंतर्गत। क्या कर रहा है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। 3 साल तक का पनिशमेंट है, फाइन अप टू 1 लाख, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, इंटेंशनली नोइंगली कैप्चर कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इमेज ऑफ प्राइवेट एरियाज ऑफ एनी पर्सन विदाउट कंसेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट है, फाइन अप टू 2 lakhs है, या फिर बोथ। नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है ये। 66F साइबर टेररिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। थ्रेटन्स कोई भी इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और स्ट्राइक टेरर्स इन द पीपल बाय एक्सेसिंग कंप्यूटर रिसोर्स विद द इंटेंट। कोई टेररिस्ट है, वो साइबर टेररिज्म फैला रहा है इंडिया के अंतर्गत, तो उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। ये जो अभी तक हम लोगों ने पनिशमेंट में पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। 67 बात करता है कोई पब्लिश कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है ऑब्ससीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। और 67A वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन तो आप लोग भगवान कसम खा लीजिए पढ़ के जाइएगा, ये कतई नहीं छोड़ना है। फर्स्ट कन्विक्शन 3 साल का प्लस 5 लाख का फाइन, सब्सिक्वेंट अगर दोबारा से करते हो तो 5 साल प्लस 10 लाख का फाइन, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल। पब्लिशिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहली बार किया है तो 5 साल से 10 लाख तक का, सब्सिक्वेंट किया है तो 7 साल से 7 साल प्लस पनिशमेंट होगा और 10 लाख का तक का फाइन होगा। कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। जो यूपी में पहली बार आ रहा है ये, पर अदर स्टेट्स में आ चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस एज इन मेंस कई बार पूछा जा चुका है अदर स्टेट्स में। 67B क्या डील करता है? पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, इसको हम लोग बोल रहे हैं CSAM। क्रिएट्स, कलेक्ट्स, ब्राउज और डाउनलोड्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये 5 ईयर तक का पनिशमेंट है, 5 ईयर के ऊपर तक का 10 लाख होगा। और सेम जो भी हमने इससे पहले देखा था, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 67C इंटरमीडिएरी अगर फेल करता है प्रिजर्व करने में, रिटेन करने में स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन को, उसकी ड्यूटी थी जो उसको प्रिजर्व करना था, तो फिर उसको 3 साल तक की सज़ा और फाइन होगा, कॉग्निजेबल है ये भी। फेलियर टू कंप्लाई विद कंट्रोलर्स डायरेक्शन, कंट्रोलर्स के जो डायरेक्शन थे आपने उसको सही से कंप्लाई नहीं किया तो 2 साल तक का पनिशमेंट होगा और भेज दिया जाएगा, फाइन आपको देना पड़ेगा 1 लाख रुपये तक। नॉन कॉग्निजेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर टाइप का थोड़ा सा, जो डायरेक्शन दिए गए थे वो नहीं किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में रखिए। पावर टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर, ये गवर्नमेंट की पावर है। और decrypt information through computer resources for security of state, friendly relation और public order। स्टेट की सिक्योरिटी के लिए आप किसी को इंटरसेप्ट कर रहे हो, जैसे आप लोग फ़ोन ट्रैकिंग आप लोगों ने सुना होगा करता है, गवर्नमेंट किसी की लोकेशन ट्रेस करती है, तो वो सब पावर कहाँ से मिलती है? यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो 7 years का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन होगा। स्टेट की सिक्योरिटी को मद्देनज़र यहाँ पे रखा जाता है। 69A सेलेस पॉपुलाय सुप्रीमा लेक्स डॉक्ट्रिन आपको याद होगी, वो यहाँ पे अप्लाई होती है। इसके अलावा पावर टू इंटरसेप्ट, वो पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इनसाइटमेंट। इंटरमीडिएरी फेलियर अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। गवर्नमेंट पावर अपहेल्ड, इसको श्रेया सिंगल के केस में बोला गया था, ये सरकारी पावर है और ये जो है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, दंगे भड़काए जा रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इसमें पनिशमेंट कितना होगा? अगर फेलियर हुआ तो इंटरमीडिएरी ने इसको सही से फॉलो नहीं किया तो 7 साल तक के लिए आपको नाम दिया जाएगा, फाइन पड़ेगा उसके साथ अलग से। 69B 67 का सारा याद रखिएगा, गवर्नमेंट पावर्स उसके अलावा याद रखिएगा। पावर टू ऑथराइज मॉनिटरिंग एंड कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक डेटा फॉर कंप्यूटर रिसोर्स, अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो 3 साल तक का पनिशमेंट और फाइन्स होगा, ये सर्विलांस पावर है। प्रोटेक्टेड सिस्टम्स, अनऑथराइज एक्सेस टू गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम, अभी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड सिस्टम है उसमें कोई अनऑथराइज तरीके से घुसता है तो फिर 10 साल तक का सज़ा होगी और फाइन, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 70B क्या बात करता है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT इन, नेशनल नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट,
ये CERT-इन है जो कि जिसका काम है नेशनल नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अगर इसके कंप्लायंस के जो इसके रूल्स हैं उसके साथ नॉन कंप्लायंस किया जाता है तो 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न है। 71 में हम लोग बात करते हैं। थोड़ा-सा पनिशमेंट है तो मोनोटोनस सा हो जाता है। इसको बस पेशेंटली डील कीजिए, रट लीजिए। बस हमको 28, 29, 30 में लिख के आना है वहाँ पे, उसके बाद सारी चीज़ें भले भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं, इंटरव्यू के टाइम बात बस याद रखना। लेकिन अब ये चीज़ है ही ऐसी कि इतना पनिशमेंट है और इतनी चीज़ें हैं कि आपको याद करना ही पड़ेगा। आप बहुत इम्पोर्टेंट कंसाइज़ फॉर्म में ज़्यादा डिटेल में जाएँगे तो फिर आईटी एक्ट के लिए ही 10 लेक्चर लग जाएँगे। तो बस इतना-इतना चार्ट है ये, रट लीजिए बस जैसे-तैसे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्ट अब कंप्लीट होने के कगार पे है। थोड़ी देर और चलेगा। 72 में देखिए क्या बात किया है, पनिशमेंट वाला मैट्रिक्स ऑलमोस्ट खत्म है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, डिस्क्लोज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेस्ड इन एक्सरसाइज़ ऑफ पावर अंडर आईटी एक्ट विदाउट कंसेंट। अगर विदाउट कंसेंट ये सब चीज़ें हो रही हैं तो 2 साल की सज़ा होगी अप टू 1 लाख और बोथ। नॉन कॉग्निजेबल ये भी है, नॉन कॉग्निजेबल वो भी है। 72 ए, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बाय इंटरमीडिएरी और सर्विस प्रोवाइडर डिस्क्लोजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर कोई लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट था स्टिल उसने डिस्क्लोज कर दिया इंफॉर्मेशन तो फिर 3 साल तक की सज़ा है और फाइन है। इसके अलावा 5 लाख तक का फाइन आपको देना पड़ेगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट विथ फॉल्स पर्टिकुलर, मतलब कि कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो ये काम कर रही है, पब्लिश्ड विद नॉलेज दैट इट इज़ रिवोक्ड, सस्पेंड और एक्सपायर्ड तो फिर 2 साल तक का पनिशमेंट होगा। उसके अलावा 1 लाख तक का आपको जुर्माना हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल है। पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस, क्रिएटिंग और पब्लिशिंग डीएससी फॉर फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पसेस। अगर कुछ पब्लिकेशन करते हैं फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, क्रिएट करने के लिए या पब्लिश करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो भी 2 साल तक का पनिशमेंट है और 1 लाख रुपए तक का फाइन है, नॉन कॉग्निजेबल ये भी है। अब ये वाला जो कौन सेक्शन है, सेक्शन नंबर 79 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हम लोग अभी पहले भी एक बार इसका ज़िक्र कर चुके हैं। इंटरमीडिएट के लिए होता है, जैसे फेसबुक है, मेटा है, अमेज़न है, आपका और बाकी जो सोशल साइट्स हैं, इनकी इंटरमीडिएरी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटरमीडिएरी इज़ नॉट लायबल फॉर द थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के लिए लायबल नहीं है। डाटा और कम्युनिकेशन लिंक इफ स्टैट्यूटरी कंडीशंस आर मेट, उसने अपना स्टैट्यूटरी कंडीशंस जो हैं अगर उसने अपनी पूरी रखी हैं, कंप्लायंसेस पूरे रखे हैं तो फिर इंटरमीडिएरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विदाउट सेक्शन 79 प्लेटफॉर्म कुड बी लायबल फॉर एवरी यूज़र। ऐसे जो भी यूज़र पोस्ट डाल रहा है, सपोज़ अभी बैठे-बैठे आपने कुछ पोस्ट कर दिया, पता चला मार्क ज़करबर्ग उठा लिए हैं। क्यों? इंडिया में किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया था। तो ये सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है। Commercial relevance, it enables operation of platform like social media, search engines and marketplaces and messaging services. Safe harbor is conditional, not absolute. Due diligence and notice takedown duties matter. Suppose कोई भी ऐसी चीज़ है, पड़ी है, अब वो कोई भी है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट में जा रही है। तो और गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा या फिर कोर्ट ने नोटिस भेजा और कहा कि भैया इसको हटा लो फटाक से, तुम्हारे पास 1 दिन का समय है। उसने नहीं हटाया। अब उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ नॉन कंप्लायंस कर दिया तो इंटरमीडिएरी की लायबल हो जाएगी। इसमें 3 कंडीशंस हैं, वो हम लोग देखते हैं। क्या-क्या देखो, पहले तो पैसिव रोल होगा, नो मॉडिफिकेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। 79 टू ए क्या बताता है? द फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएरी इज़ लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ कम्युनिकेशन सिस्टम ओवर व्हिच इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टी इज़ ट्रांसमिटेड और टेम्परेरीली स्टोर्ड और होस्टेड। इंटरमीडिएरी का क्या काम है? वो क्या कर रहा है? उसने सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है, एक्स को अपना डेटा डाल रहा है, वाई अपना डेटा डाल रहा है, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। ये टेम्परेरीली क्या इधर से उधर ट्रांसमिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर कर रहा है चीज़ें या फिर इसके अलावा होस्ट कर रहा है, बस इसका इतना सा काम है। बी क्या बात करता है? द इंटरमीडिएरी डज़ नॉट इनिशिएट द ट्रांसमिशन। वो ट्रांसमिशन जो भी उस इन्फॉर्मेशन जो कि वॉयलेटिव है उसका ट्रांसमिशन उसने स्टार्ट नहीं किया है।
वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है, द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन सेलेक्ट और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द ट्रांसमिशन, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। सी क्या बताता है, द इंटरमीडियरी ऑब्जर्व द ड्यू डिलिजेंस, उसने अपना ड्यू डिलिजेंस लगा लिया, उसने सारी ड्यूटीज अंडर आईटी एक्ट सारी चीज़ें सब वैलिडली फॉलो करी हैं। अगर वो ये सारी गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट की और ये तीनों क्लॉजर, वो सिर्फ इधर से उधर इंफॉर्मेशन भेज रहा है, वो खुद से नहीं भेज रहा है, वो इंफॉर्मेशन किसी को पुश नहीं कर रहा है, वो असाइनी नहीं है, वो एक्सेस ही नहीं है, वो ट्रांसमिशन नहीं करवा रहा है, वो नहीं कह रहा है कि इंफॉर्मेशन किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए, तो फिर इंटरमीडियरी लायबल नहीं होगा। कब आप सेफ नहीं रहे, जब आपने खुद ही क्या किया हो, कॉन्स्पिरेसी करी हो या अबेट किया हो कि ऐसा ऐसा करो भाई, ये मेरे वाले पोर्टल पे डालो, आके एक्स पे आके कुछ करो, एलॉन मस्क ही कह रहा है, मार्क जकरबर्ग ही कह रहा है, तो तब आप लायबल नहीं होंगे। एक्चुअल नॉलेज इफ नोटिफाइड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट नोटिफाई किया फिर भी आपने वो चीज़ें नहीं हटाई तो भी आप लायबल हो गए। श्रेया सिंगल क्लैरिफिकेशन क्या था, एक्चुअल नॉलेज मीन्स, एक्चुअल नॉलेज मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी ने जाके आपको कुछ बता दिया, एक्चुअल नॉलेज का मतलब ये है कि कोर्ट का ऑर्डर हो या गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, कोई प्राइवेट कंप्लेंट को नहीं यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है, प्रोटेक्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम आर्बिट्रेरी प्राइवेट टेक डाउन डिमांड्स वाइल प्रिजर्विंग लॉफुल रेगुलेशंस। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, इतनी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। ऑल ओवर हम लोगों ने काफ़ी हद तक एक मोटा चंक जो था आईटी एक्ट का कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस, कुछ रूल्स थे जो 2021 में आए थे, इससे पहले कुछ रूल्स थे 2011 के, उनको अपडेट करके यहाँ पे ये चीज़ें लाई गई थी। अब हम लोग इन डिटेल इनको पढ़ते हैं। तो अब जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, कुछ कुछ जिम्मेदारी भाई देनी पड़ेगी, ऐसे तो काम कर नहीं सकते आप। जब तक हाथ जोड़, जहाँ हाथ एकदम झाड़ दिया, हमारे हाथ पे कुछ नहीं, इसका ये इधर से डेटा ला रहा था, ये इधर डेटा ला रहा था, हम तो बीच में थे, प्लेटफॉर्म दे दिया था, ऐसा नहीं है। आपकी भी एक जिम्मेदारी होगी, जो कि गाइडलाइंस आपके लिए बनाई गई, वो क्या गाइडलाइंस है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो एक ग्रीवेंस रेड्रेसल आप बनाओगे, किसी को कोई समस्या है तो वहाँ पे आप एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करोगे जो कि इंडियन रेसिडेंट का होगा, जो कि एक्नॉलेज करेगा विद इन 24 और रिजॉल्व करेगा सारी समस्या 15 दिन के अंतर्गत। ट्रेसेबिलिटी इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज, किसने, अगर कोई ऐसा मैसेज जिससे कोई दंगा हुआ तो गवर्नमेंट कह सकती है कि अब इसको ट्रेस करो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये ट्रेसेबिलिटी है, ये आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कंटेंट रिमूवल, अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट है तो 24 घंटे के अंदर, अगर कोई सेक्सुअली अब्यूजिव मटेरियल है तो वो आपको 24 घंटे में हटाना होगा, अगर इसके अलावा कोई मटेरियल है तो 36 घंटे के अंदर आपको हटाना होगा ऑफ कोर्ट और गवर्नमेंट ऑर्डर। मतलब कि अगर जैसे कोई लड़की है, उसका कोई किसी ने मॉर्फ करके फ़ोटो डाल दी, किसी लड़के की डाल दी, कोई भी अनलॉफुल कंटेंट है जो कि सेक्सुअली अब्यूजिव मटेरियल है, तो किसी की भी फ़ोटोज़ इस तरीके से आपने डाल दी, प्राइवेट कोई भी चीज़ थी उसको पर्सनली प्राइवेट फ़ोटोज़ थी पब्लिक कर दी, तो ये सारा मटेरियल अगर आपको हटवाना है तो आप हटवाएँगे, 24 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें ऑर्डर आते ही करा जाएगा। कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर्स बनाए जाएंगे जो कंप्लायंस ऑफिसर होंगे। तो सीसीओ, एनसीपी और आरजीओ, ये 3 लोग बनाए जाएंगे, और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, इंडियन रेसिडेंट्स होंगे। मंथली रिपोर्ट करेंगे, ऑडिट करेंगे, पब्लिश मंथली कंप्लायंसेस रिपोर्ट, कितने आपके पास आए कंप्लेंट और उनको कितना आपने रिसीव किया, कितना आपने उनको डिस्पोज ऑफ किया, कितना कंटेंट रिमूव हुआ, सारी चीज़ें आप बनाएंगे मंथ वाइज। वॉलेंटरी वेरिफिकेशन, प्रोवाइड ऑप्शन फॉर यूजर्स टू वॉलेंटरली वेरीफाई देयर अकाउंट्स, उनका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आप ऑप्शन प्रोवाइड करोगे यूजर्स के लिए। इसके अलावा आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 वाई नीडेड, अमेंडमेंट की ज़रूरत हमको पड़ी क्यों, टेक्नोलॉजी शिफ्ट, भाई सोशल मीडिया स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, ऑरकुट, फेसबुक, फेसबुक नहीं, ऑरकुट, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छे खासे बन गए थे। तो सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सोफिस्टिकेटेड साइबर टेररिज्म वर नॉट कंटेम्पलेटेड इन 2000, 2000 में तो नहीं था ये, लेकिन 2008 आते 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 चीज़ें इवॉल्व कर चुकी थी।
इसके अलावा न्यू ऑफेंसेस बन गए थे, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड हो रहे थे, साइबर स्टॉकिंग हो रही थी, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा था, ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इंक्रीज हो गया था ये सब, इसीलिए हमको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। 26/11 के कंटेक्स्ट के बाद डिजिटल कम्युनिकेशन इन मुंबई अटैक्स हाईलाइटेड नेशनल साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, कि हम लोग किस तरीके से डिजिटल कम्युनिकेशन में लैग कर रहे थे, क्या क्या कमियां थी हमारी, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट 2008 अमेंडमेंट कवर्ड आईटी एक्ट फ्रॉम ई कॉमर्स लॉ इनटू मॉडर्न साइबर क्राइम एंड डिजिटल गवर्नेंस स्टैट्यूट। इससे पहले क्या था, सिर्फ ट्रेडिंग वाला लॉ था, ई कॉमर्स वाला था, लेकिन नहीं, इसके बाद इसने क्राइम को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया, डिजिटल गवर्नेंस को भी बहुत ज़्यादा लॉ के अंतर्गत, जैसे लोन देखा ना अभी 10A कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके बात करी, 6A हम लोगों ने बात करी गवर्नमेंट की लीगैलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स वाली, तो इन सबको इस अमेंडमेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ाया गया। क्रिटिकल न्यू प्रोविजंस कौन कौन से ऐड हुए हैं, वैसे हम लोग सारे डिस्कस किए हैं, लेकिन एक ओवरऑल देखते हुए चलते हैं। 3A में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हम लोगों ने देखा, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, OTP बायोमेट्रिक ई साइंस जो हो गए वो सब इसके अंदर रिकॉग्नाइज किए गए, नॉट जस्ट ओनली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यहाँ पे उससे आगे बढ़ के बात करी गई है, जैसे OTP बायोमेट्रिक ई साइंस, ये ब्रॉडर टर्म है, डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो छोटा टर्म है, वो इसके अंदर आता है। 6A में हम लोगों ने बात किया डिलीवरी थ्रू सर्विस प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट कैन ऑथराइज प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो बना सकती है टू डिलीवर ई गवर्नेंस सर्विसेज। उसके अलावा 10A में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को वैल्यू दी गई। उसके बाद 43A में बॉडी कॉर्पोरेट की लायबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस करी। 66A में हमने ऑनलाइन ऑफेंसिव मैसेजेस को भी डील किया, स्ट्रक डाउन, जो कि श्रेया सिंगल के केस में हुआ था, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित किया गया था। इसके अलावा 66B से 66F तक न्यू साइबर ऑफेंसेस जो थे उनको डाला गया। ये वाला चार्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आइडेंटिटी थेफ्ट 66B में, पर्सोनेशन D में, प्राइवेसी वॉलेशन 66E में, साइबर टेररिज्म 66F में, पनिशमेंट जो है वो बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक किया गया। 67A से और 67B एक्सप्लिसिट कंटेंट है, कोई सेक्सुअल कंटेंट है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल है, तो 5 से साल तक की सज़ा होगी। 67B में अलाइन विद पॉक्सो के साथ इसको अलाइन किया जाएगा। 69A 69B में भी चेंजेस करेगा, स्टेट की पावर जो थी उसको इंटरसेप्शन, जो बात करी हम लोगों ने, कुछ किसी का कॉल चल रहा है उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ब्लॉकिंग की बात करी गई। उसके अलावा ट्रैफिक मॉनिटरिंग हुआ, एक्सटेंसिव गवर्नमेंट सर्विलांस पावर यहाँ से बढ़ाई गई। 79 को सेफ हार्बर बनाया गया इंटरमीडियरीज के लिए, कॉम्प्रहेंसिव इंटरमीडियरीज प्रोटेक्शन डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। 84A में इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स जो थे, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट सिक्योर ई गवर्नेंस एंड बैंकिंग। ई गवर्नेंस और बैंकिंग को सिक्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो बता सकती है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये एक अथॉरिटी और है जिसके पास जाती हैं सारी चीज़ें, कब कहाँ पे कुछ ऑफेंस हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो सेक्शन 46 में वेरी इंपॉर्टेंट ये अथॉरिटी भी है। जुरिडिक्शन, क्लेम्स बिलो 5 करोड़, 5 करोड़ से नीचे वाला मैटर इसके पास आएगा। बताइए 5 करोड़ के ऊपर वाला मैटर किसके पास जाएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था। 43 और 43A के अंदर आर हैंडल्ड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ए कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होगा। प्रोसीजर, AO फॉलो सिविल कोड स्टाइल प्रोसीजर। सीओ को AO क्या, हम लोग देख ही रहे हैं, कंपनसेशन की बात है तो सिविल कोड की बात है, सिविल कोड की बात है तो प्रोसीजर भी सिविल कोड का होगा, मतलब हियरिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगा, समन्स भेजे जाएंगे, कंपनसेशन असेस किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील फ्रॉम AO गोज टू साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल। अपील जो यहाँ से जाएगी वो किसके पास जाएगी, CAT के पास जाएगी या फिर TDSAT के पास जाएगी आफ्टर लेटर ट्रांसफर। और इसके भी आगे अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल, TDSAT सेक्शन 48, ये ट्राई का अमेंडमेंट आया था 2009 से, उसके बाद से जो जुरिडिक्शन था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया TDSAT के पास में। साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करी गई थी IT एक्ट के अंदर, उसके बाद ये ट्रांजिशन हम लोगों ने देखा। इसकी अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट के पास जाएगी। ये क्वेश्चन PYQ में पूछा जा चुका है मेंस में पहले भी। टाइम क्या है, ट्रिब्यूनल फॉलोज समरी प्रोसीजर एंड एम्स डिस्पोजल विद इन 6 मंथ। ये ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, यहाँ वाले अपील की बात नहीं हो रही है। तो ट्रिब्यूनल जो है वो समरी प्रोसीजर फॉलो करेगी और उसका एम होगा विद इन 4 मंथ डिस्पोज ऑफ करना। इन्वेस्टिगेशन पावर 78 to 80 के अंदर दी हुई है।
78 बात करता है ऑफेंसेस और अंडर आईटी एक्ट इन्वेस्टिगेटेड ओनली बाय पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ जूनियर ऑफिसर्स के द्वारा मिसयूज को प्रिवेंट करता है। 79A CERT इन एज एन नोडल एजेंसी कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इश्यूज एडवाइजरी प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। एडवाइजरी इश्यूज करनी है, उसके अलावा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस बतानी है, तो ये सब कौन करेगा? CERT इन करेगा। ये एक नोडल एजेंसी, इसके बारे में भी हम लोग ने पीछे पढ़ा था। 80 में क्या बात है? पावर ऑफ पुलिस एंड अदर पुलिस ऑफिसर टू एंटर सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट सारा काम करेगी यहाँ पे पुलिस, इफ दे हैव रीजनेबल ग्राउंड। लेकिन अगर उनके पास रीजनेबल ग्राउंड है तभी कर सकती है। बताइए अच्छा, BNSS के अंदर विदाउट वारंट पुलिस कौन से सेक्शंस में अरेस्ट कर सकती है? देखें, अगर कोई बच्चा यहाँ तक आया है, पढ़ रहा है, देखते हैं, पता चल जाएगा। कमेंट में आप ड्रॉप कर रहे हैं कमेंट की नहीं कमेंट ड्रॉप कर रहे हैं तो अगर अगर यहाँ तक आए हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट तो ड्रॉप करना बनता है। वीडियो शेयर करना आपका धर्म है भाई। सारी चीज़ें हैं, वो भी पेड कोर्सेज चल रहे होते हैं, कहीं किसी कोचिंग में बैठे होते हैं, 10,000 रुपये दिए होते हैं, तब आपको ये कंटेंट मिल रहा होता है, ये लेक्चर मिल रहा होता है। तो फ्री में मिल रहा है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब वाला काम भी आप लोगों से नहीं होता है। मस्ट इफ़ दे हैव रीजनेबल ग्राउंड, तो फिर साइबर क्राइम हो रहा है तो फिर वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। मस्ट इन्फॉर्म डिप्टी सुपरिटेंडेंट इमीडिएटली बेल विद अप्रोप्रिएट कंडीशंस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। आईटी एक्ट अप्लाइज टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऑफेंस हो रहा है, कंडीशन एक्ट मस्ट इन्वॉल्व कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। जो भी काम हो रहा है वो कंप्यूटर नेटवर्क इंडिया में हो। जैसे हम लोगों ने बोला था रशिया से कोई इंसान इंडिया की बैंक को हैक कर रहा है, तो वो जो नेटवर्क सिस्टम था वो कहाँ था? इनसाइड इंडिया था, तो इसलिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल उस पर भी अप्लाई होगा ये एक्ट। पर्पस क्या है? एसेंशियल बिकॉज साइबर क्राइम इज इनहेरेंटली ट्रांसनेशनल। मतलब भाई क्यों कंप्यूटर बैठा है उसके लिए क्या नेटवर्क है? जो नेटवर्क यहाँ चल रहा है, जो यूट्यूब यहाँ चल रहा है वो यूएस में चल रहा है, वो रशिया में चल रहा है। चाइना की बात नहीं करेंगे, वहाँ कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, वहाँ उनका सब अपना ही चल रहा है। हैकर इन रशिया अटैकिंग, वही सेम एग्जाम्पल जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपील टू हाई कोर्ट सेक्शन 62 फाइनल, ये इम्पोर्टेंट है। और ये मैं आपको बताऊं, एक तो स्टेट्स में जहाँ पे आईटी एक्ट आता है उसमें ये मेंस में सवाल आ चुका है कि अपील टू हाई कोर्ट और टाइमलाइन क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म ऑफ अपील हाई कोर्ट में आएगी। इफ़ यू लॉस एट द TDSAT लेवल, तो फिर आप जाएंगे कहाँ पे? हाई कोर्ट में। ग्राउंड ऑफ अपील एंड एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अराइजिंग ऑफ सच ऑर्डर। मतलब किसी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आ सकते हैं। अनलाइक सम सिविल अपील्स दैट ओनली अलाउ क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेक्शन 62 अलाउज बोथ। स्टैंडर्ड क्या होगा? लिमिटेशन पीरियड, ये भी पूछा गया था, 60 डेज का होगा फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर। जैसे ही TDSAT से ऑर्डर आएगा आपको 60 दिन के अंतर्गत यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है। एक्सटेंशन कितना मिलेगा? अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज इफ सेटिस्फाइड दैट द अपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। मतलब 60 प्लस 60 दिन, टोटल 120 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कैसे कैसे अपेलेट हायरार्की है? सबसे पहले ओरिजिनल केम आपने AO के पास किया, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी सेक्शन 46 में। उसने सुना मैटर अगर 5 करोड़ से नीचे का था, अगर ऊपर था तो वो सीधे कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट चले गए या TDSAT के पास चले गए। एपेलेट ट्रिब्यूनल TDSAT यहाँ पे फर्स्ट अपील 48 ऑफ सेक्शन 57 में AO के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई करेगी TDSAT के पास, जो कि 45 दिन में आपको फाइल करनी है। सेकंड अपील हाई कोर्ट में होगी 62 डेज में, जो कि आपको 60 डेज के अंदर फाइल करनी होगी, प्लस 60 डेज का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। कॉर्पोरेट लाइबिलिटी सेक्शन 85, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जा चुकी है, मेंस का क्वेश्चन रह चुका है ये भी। तो प्राइमरी लाइबिलिटी सेक्शन 85(1) बताता है every person who at the time of contravention was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business as well as the company shall be guilty। तो जो भी वो बिजनेस कर रहा था रेस्पॉन्सिबल था, कंपनी के साथ साथ वो भी लायबल होगा। इफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट बोथ द कंपनी इटसेल्फ एंड द की डिसीजन मेकर, जैसे कि CEO MD, ये सब भी जो डेली बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं ये भी लायबल होंगे। तो कॉर्पोरेट लायबिलिटी ये हो गई। स्टैट्यूटरी डिफेंस क्या एक्सेप्शन क्या है?
85 एक में बताया गया है, एन ऑफिसर कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम पनिशमेंट इफ दे कैन लीगली प्रूव आइदर दे हैव हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट में यही है कि वो ये साबित करते हैं कि उनको कोई भी आइडिया नहीं था और उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से जितने भी रीजनेबल और नेसेसरी स्टेप्स थे, प्रिकॉशंस थे, सब लिए हुए थे, पूरा ड्यू डिलिजेंस रखा था। तो 85 एक यही बताता है, प्रोविजो है सेक्शन 85(1) का, स्पेसिफिक लायबिलिटी फॉर नेग्लेक्ट एंड कंसेंट 85(2). Even if someone is not the main person in charge, if an offender like an IT manager or company secretary secretly agreed to the crime or was simply careless negligent which led to the crime, they will be held personally prosecuted. तो अगर कोई भी ऐसा बंदा है, ये प्रूफ किया जाता है, स्पेसिफिक लायबिलिटी, नेग्लिजेंस या फिर कंसेंट की बात करी जाती है, तो उनको भी लायबल किया जाएगा इफ इट इज प्रूव दैट द कंट्रावेंशन हैपेंड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ और इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लिजेंट ऑन द पार्ट ऑफ एनी। मतलब कि कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पता था तभी हुआ है, उसकी कंसेंट से हुआ है या फिर उसने मेरे से नेग्लेक्ट एक्ट किया है, तो भी उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। ब्रॉडर डेफिनेशन है यहाँ पे कंपनी की। एक्सप्लेनेशन 85 का, कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर इंक्लूड्स अ पार्टनर इन द फर्म। जो फर्म के अंदर डायरेक्टर है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जो हम लोगों ने देखा, अराउंड 10 केस लॉज हैं, वो सारे हम लोग यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। श्रेया सिंगल के केस में हुआ क्या था, ये 66 ए में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया? तो समझिए 66 ए में जैसे आप लोग हैं, आप सपोज अगर आज 66 ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हुआ होता, तब क्या सिनेरियो होता? 66 ए में जो वर्डिंग्स थी वो बड़ी खतरनाक थी। मतलब कि अगर कुछ भी एनॉय करने वाला कंटेंट है, ग्रॉसली ऑफेंसिव है, मेनेसिंग है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो वेग टाइप की है ना। अब जैसे आप कुछ लिख रहे हो सोशल मीडिया पे, आज आपने कुछ लिखा, वो एनॉय तो किसी को भी कुछ भी कर सकता है ना। तो इसके बेसिस पे वो क्या कर रहा था, पुलिस अरेस्ट कर ले रही थी। तो ऐसे ही था, दो कॉलेज की कुछ लड़कियां, दो लड़कियां थी, उन्होंने कुछ लिखा जिसके बेसिस पे पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। बात करते 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 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, पहली बात ये है कि ये जो वर्डिंग्स हैं, अनॉयंस होना, ग्रॉसली ऑफेंसिव होना, ये सब बहुत वेग है, इसका एग्जैक्ट कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई किसी बात पे भी अनॉय हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 66 को स्ट्रक डाउन किया फॉर वायलेटिंग फ्री स्पीच। अब फ्री स्पीच, अब सपोज मैंने कोई पॉलिटिकल जोक इस वीडियो लेक्चर में बना दिया, कुछ करते करते, पढ़ाते पढ़ाते मैंने किसी बात पे एक सटायर मार दिया। अब यही एक बात, यही एक ऐसा मैसेज मैंने अपनी कम्युनिटी पे डाल दिया, तो कोई यही मैसेज उठा के जाके कंप्लेंट कर दे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ रहती है, हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वायलेट कर रहा है 66 फ्रीडम ऑफ स्पीच को। उसके अलावा डिस्कस एंड एडवोकेसी कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज, मतलब डिस्कस करना, किसी चीज़ को एडवोकेट करना, इसको हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं। ओनली केवल केवल इंसाइटमेंट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। सेक्शन 69 ए अपहेल्ड ड्यू टू सेफगार्ड्स। 69 ए को हमने अपहेल्ड किया, बट हम लोगों ने 66 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटी एक्ट का जजमेंट है, क्लैरिफाइड इंटरमीडिएटरी नोटिस टेक डाउन, हम लोगों ने कई जगह पे इसको भी चेक भी किया। एक्चुअली नॉलेज मीन्स कोर्ट और गवर्नेंस ऑर्डर, तो हमने इंटरमीडिएटरी में ये चीज़ भी डिस्कस करी कि कब एक्चुअल नॉलेज का मतलब क्या होता है, जब कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ वो हो, तो वो कोर्ट के ऑर्डर के अंदर उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक्चुअल नॉलेज कंसिडर करेंगे। इसके बाद आता है के एस पुट्टास्वामी का केस, सबने पढ़ा हुआ है, सबको याद है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का केस था, 9 जज बेंच केस था। आधार कार्ड एंड प्राइवेसी चैलेंज रेज्ड वेदर राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। तो इसमें क्या कहा गया, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी प्रोटेक्ट्स पर्सनल डिजिटल डेटा। इवन जो आपका डिजिटल डेटा है उसकी भी प्राइवेसी है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपका जो डिजिटल डेटा है उसकी प्राइवेसी आपके पास नहीं है। अगर आप चाहें तो, अगर जैसे मेटा के पास आपका डेटा है, तो आप जाके अप्लाई करके अपना जितना भी डिजिटल फुटप्रिंट है वो इरेज करवा सकते हैं। मेटा के पास से आपकी कोई भी डिजिटल हिस्ट्री आप अगर चाहें तो रिमूव करवा सकते हैं, वो अस्तित्व में नहीं रहेगी, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है।
फाउंडेशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी ऑफ आईटी एक्ट प्रोविजन इन्वॉल्विंग पर्सनल डेटा। तो ये इसका इम्पैक्ट रहा। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, इसको भी हम लोगों ने कई बार अभी डिस्कस किया, इसमें ये बताया गया कि जो 65B का सर्टिफिकेट है, मतलब कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहे हो तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो एविडेंस है, ये वैलिड है, ये सर्टिफिकेट रहा है, ये इस बात का प्रमाण है। CDs containing speeches were sought to be admitted as electronic evidence without पैंसठ बी के बिना सर्टिफिकेट के CDs जिनके अंदर कुछ स्पीचेस थी उनको लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि मैंडेटरी है भाई ये सर्टिफिकेट। ये 65B बिकेम द गेटवे फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मतलब आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना है तो पहले आइए चीज़ें वैलिडेट कीजिए, उसके बाद IT एक्ट का लेक्चर चल रहा है, बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं सर IT एक्ट का लेक्चर नहीं आया। चलिए जल्दी से इसको रिकॉर्ड करते हैं। इम्पैक्ट, सेक्शन 65B बिकेम द गेटवे फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। केस 4 अर्जुन पंडित राव खोटकर का केस था। क्या ये कब का केस है? 2020 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, सेम 65B के ऊपर। फैक्ट्स क्वेश्चन वेदर 65B सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी कंडीशन और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट दैट कैन बी वेव्ड। तो इसमें बताया गया है कि ये मैंडेटरी है, इसको आप ऐसे वेव ऑफ नहीं कर सकते हो। इस ये बहुत ही मैंडेटरी है, इसको आप डॉज करके सीधे सीधे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वैलिड नहीं होंगे। जो अनवर के केस के बाद जो कन्फ्यूज़न आ रहा था सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, उसको इस केस ने काफ़ी हद तक क्लियर डाउन किया। अनुराधा भसीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस, श्रेया सिंघल, KS पुट्टा स्वामी, अनुराधा भसीन, अनवर का केस, ये तो केस आपको कतई किसी भी हद पे छोड़ने नहीं है। अगर आप IT एक्ट कर रहे हैं तो ये केसेस 100% आपको करने ही करने हैं। चैलेंज टू प्रोलॉन्ग इंटरनेट शटडाउन इन जम्मू कश्मीर आफ्टर रिवोकेशन ऑफ, जब आर्टिकल 370 लागू हुआ था तब जम्मू कश्मीर में शटडाउन कर दिया गया था क्या? इंटरनेट। उसी के रिगार्डिंग इसमें राइट ऑफ इंटरनेट के बारे में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी। इंटरनेट एक्सेस इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट, इनडेफिनेट शटडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपको करना है तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, टाइम लिमिटेड होना चाहिए, रिव्यूएबल होना चाहिए। इसके अलावा किन बेसिस पे किया जा रहा है, कब तक के लिए किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जनता को बताएंगे आप। ये बोला गया था अनुराधा बशीर के केस में। इसमें पहली बार क्या हुआ? प्रिस्क्राइब प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट फॉर इंटरनेट शटडाउन्स। प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं बंद कर सकते हो, एक रीज़न होना चाहिए, एक आपके पास लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट बात करी गई थी। इसके बाद जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस अलायंस वर्सेस हरीश का केस 2024 का। क्वेश्चन वेदर डाउनलोडिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। क्वेश्चन वेदर डाउनलोडिंग वॉचिंग CSAM, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला इशू ऑन पर्सनल डिवाइस अट्रैक्ट्स लाइबिलिटी। मतलब ये था कि अगर कोई इंसान केवल अपने मोबाइल में कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी या इस टाइप का डेटा देख रहा है और वो आगे शेयर नहीं कर रहा है तो इज़ इट ऑफेंसिव और नॉट, मतलब इसमें भी कोई ऑफेंस हो गया क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, आपने डाउनलोड किया, वॉच किया, स्टोर किया किसी भी टाइप का चाइल्ड सेक्सुअल डेटा, वो क्या होगा? ऑफेंस होगा। पर्सनल यूज़ डिफेंस रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि अगर आपके पास पोजीशन पाया जाता है, आप ऐसी वेबसाइट पे भी जाते हो, आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहीं मिलता है, तो फिर आप लायबल हो जाओगे इस एक्ट के अंतर्गत। लैंडमार्क डिसीजन था 2024 में चाइल्ड प्रोटेक्शन जजमेंट के लिए इन डिजिटल स्पेस। वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने ही चाहिए। केरला हाई कोर्ट का ये केस था, वो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ़ाहिदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट केस इन्वॉल्विंग डिनायल सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट एक्सेस। स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड ये केस था जिसमें कि क्या किया जा रहा था? डिनाई किया जा रहा था या फिर सस्पेंड किया जा रहा था उनका इंटरनेट एक्सेस को। तो ये अनुराधा भसीन के केस से पहले केस आया था
और यहाँ पे पहली बार हाई कोर्ट ने इसको सेटअप किया था। राइट टू एक्सेस इंटरनेट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। राइट टू एक्सेस इंटरनेट क्या है? एजुकेशन का एक हिस्सा है एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। आर्बिट्रेरी सस्पेंशन जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ये पहला हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किया गया था इंटरनेट एक्सेस को एज अ फंडामेंटल राइट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अनुराधा भसीन का केस अभी हम लोग पीछे पड़ के आए हैं। ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी का केस है 2004 का। ये बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में आईटी एक्ट का केस है, क्योंकि यही वो पहला केस है जिसमें आईटी एक्ट में पहली बार क्या हुआ था, कन्विक्शन हुआ था। ये किसी उसका केस नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ये नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का केस था। Accused sent obscene and harassing messages through email और याहू ग्रुप्स अबाउट अ वुमेन। इसका अपने पत्नी के साथ डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद इसने क्या किया, ईमेल्स के थ्रू और याहू ग्रुप्स पे ये अपने पत्नी को लेके ऑब्सीन और हैरेसिंग मैसेजेस भेज रहा था। पहला केस इसके अंदर आया, फर्स्ट कन्विक्शन अंडर आईटी एक्ट, एक्यूज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 67 एंड रिलेटेड, उसके अलावा जिसमें भी एफआईआर लिखी गई थी। शोर्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 67 एंड स्विफ्ट साइबर क्राइम प्रोसिक्यूशन। इसके बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीडी रेमेडी भी, और प्लस ये सारी चीज़ें करने पे आपको सजा मिल सकती है। ये पहली बार ये प्रेसिडेंट सेटअप किया गया। कौन सा केस था? स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी का केस था 2004 में। अवनीश बजाज का केस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये भी काफ़ी फेमस केस था। इसमें हुआ ये था कि ऑब्सीन क्लिप वॉज सोल्ड थ्रू बाजी.com, जिसका कि सीईओ था अवनीश बजाज, अरेस्ट किया गया। और ये इंटरमीडियरी है, एक प्लेटफॉर्म है, अ, एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई ऑब्सीन क्लिप है जो सोल्ड करी जा रही है। फिर उसको अवनीश बजाज को अरेस्ट किया गया। अब ये 2004 है, 2008 के बाद से वो अमेंडमेंट्स और इंटरमीडियरी वाला जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सब आया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम वो दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल को ग्रांट किया। केस एक्सपोज द गैप इन प्री 2008 इंटरमीडियरी लाइबिलिटी फ्रेमवर्क। यहाँ से पहली बार पता चला, बेल भी ग्रांट हुई, आगे जाके केस भी खत्म हो गया। कोर्ट ने माना कि इसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। इन्होंने कहा भाई हमने एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, इसमें हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं, तो हम एक एक को मॉनिटर कर सकें, नॉट पॉसिबल। ट्रिगर्ड कॉम्प्रहेंसिव 2008 अमेंडमेंट सेक्शन 79 सेफ हार्बर। तो ये कहीं ना कहीं जो सेफ हार्बर वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट सेक्शन 79 हम लोग पढ़ते हैं, उसके पीछे अवनीश बजाज का भी केस है। गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज 2020 का केस है। Question whether search suggestion autocomplete constitute publication of defamatory content. Google is intermediary is protected if due diligence is followed, but safe harbor can be lost after notice and failure to act. मतलब कि एज अ इंटरमीडियरी आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन अगर आपने ड्यू डिलीजेंस किया है, तो अगर आप ड्यू डिलीजेंस फॉलो नहीं कर रहा हो तो फिर नॉट पॉसिबल। एक्सटेंडेड सेफ हार्बर जूरिस्प्रूडेंस टू द सर्च इंजन ऑटो कंप्लीट। सर्च इंजन के रिगार्डिंग थी इसमें, इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट और सेफ हार्बर को अप्लाई किया। तो अचीवमेंट्स क्या क्या हैं इस एक्ट की? लीगल फाउंडेशन दिया डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, जीएसटी, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, नेफ्ट, ये सब आईटी एक्ट के बेसिस पे। यदि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप जाएंगे सबसे पहले आईटी एक्ट में ही एफआईआर लिखवाएंगे। क्रिएटेड इंडिया साइबर क्राइम प्रोसिक्यूशन फ्रेमवर्क, जो हम लोगों ने देखा 65 से लेकर 74 तक। और सिविल वाला कहाँ पे था? सिविल वाला 43 एंड 43 ए में हम लोगों ने देखा। सेफ हार्बर 79 का, जो कि इंडिया इंटरनेट इकोनॉमी को इनेबल करता है। विदाउट इट प्लेटफॉर्म कुड नॉट ऑपरेट। अगर ये ना हो तो मेटा वाले रोड उठा लिए जाएं, गूगल वाले रोड उठा लिए जाएं, काम नहीं कर पाएंगे ये लोग। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबिलिटी 65 बी और अब का 63 बीएसए मॉडर्नाइज करता है इंडियन एविडेंस को फॉर डिजिटल एज, अलाइंड इंडिया विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हमने पहली बार यूएनसीआई टीआरएल मॉडल लॉ को अपने यहाँ पे, जो कि बुडापेस्ट का कन्वेक्शन था, फ्रेमवर्क था, उसको अप्लाई किया था। वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज थे हम लोग जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया था। चैलेंजेस क्या हैं? 66 ए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बहुत अरेस्ट करी गई इसमें, किसी ने सोशल मीडिया पर लिख के डाला, अरेस्ट कर, बहुत ज़्यादा ये सेक्शन जो था परेशान कर रहा था। सेक्शन 69 सर्विलांस पावर्स, जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, गवर्नमेंट चाहे तो किसी के ऊपर राइट टू प्राइवेसी का हनन करते हुए, अगर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है
तो इंटरसेप्ट कर सकती है, किसी भी इंसान को कहीं भी देखा जा सकता है। नो कॉम्प्रहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ आईटी एक्ट 43A प्लस रूल्स इन एडवोकेट फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा इन एज ऑफ बिग डेटा एंड एआई पार्शियली एड्रेस्ड बाय डीपीए। ये जो अभी भी इस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए बहुत अच्छा कानून अभी नहीं आया है। अब रिसेंटली करेंट्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो इसके ऊपर भी है, ये याद रखिएगा। डेटा प्रोटेक्शन लॉ करंट के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आउटडेटेड डेफिनेशंस, मैनी डेफिनेशंस एग्जांपल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन नीड अपडेटिंग टू। अब एआई के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, इनके ऊपर कोई डेटा नहीं है, तो इनको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। इंटरनेट शटडाउन पावर 69 है, ब्लॉकिंग पावर्स यूज ब्रॉडली फॉर इंटरनेट शटडाउन, जो कि अनुराधा वसीम हम लोगों ने देखा भी। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी, डेडिकेटेड साइबर पुलिस कैपेसिटी रिमेन्स इनएडिक्वेट। मोस्ट एफआईआर अंडर आईटी एक्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय रेगुलर पुलिस विद लिमिटेड साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग। जो ज़्यादातर पुलिस डील करती है एफआईआर, वो ये नॉर्मल पुलिस करती है, जिसको भी साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग से इतनी ज़्यादा इसकी है नहीं। इसकी रिलेशनशिप हम लोग अदर एक्ट के साथ देखो, 65A के साथ एविडेंस एक्ट में देख ही चुके हैं। आईपीसी 29A आईपीसी में डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक इसमें कन्वर्ट किया गया है। सेवरल ऑफेंसेस जैसे चीटिंग है, फॉर्जरी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कवर होते हैं। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्रिंट आउट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम बैंकर्स कंप्यूटर सिस्टम, वो भी एडमिसिबल होंगे एज सर्टिफाइड कॉपीज। आरबीआई एक्ट 1934 एम्पावर टू रेगुलेट पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बेसिस फॉर, जो यूपीआई नेफ्ट आरटीजीएस वाला सिस्टम है पॉक्सो में। 65 आईटी एक्ट रीड with सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ पॉक्सो क्रिएट कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑनलाइन। जस्ट राइट का केस था इसमें, जो कि क्लैरिफाई करता है कि डाउनलोड करना, पोजीशन में होना, आप लायबल हो जाओगे। इसके साथ साथ जनरल कंक्लूजन आप लोग आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हो। IT Act represent India's foundational legal response to digital revolution in commerce governance। अपने आप इसमें देख लीजिए, आप आराम से इसको पढ़ के आपको मेंस की आंसर राइटिंग में ये सारे पॉइंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। क्विक रिवीजन, इनैक्ट कब हुआ था? 17 अक्टूबर। एसेंट कब मिली थी? 9 जून। 94 सेक्शन, 2 शेड्यूल। यूएनसीआई टीआरएल मॉडल पे है, जो कि 1996 का था। 21B पे डिजिटल सिग्नेचर है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन एज पर सेक्शन 3 एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन के बेसिस पर वर्क करता है। 1T इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, W इंटरमीडियरी है। डिजिटल सिग्नेचर 3 में प्राइवेट की इनक्रिप्ट्स हैश, पब्लिक की वेरीफाइज बोथ हैशेस मस्ट वॉच, वो मस्ट मैच। सेक्शन 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 2008 टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, ओटीपी बायोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके अलावा सेक्शन 4 से 6 तक लीगल रिकग्निशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का, इक्विवेलेंट है किसके? पेपर के। 10A में बात किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वैलिड हैं। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में गैप था, उसको फिलफिल कर रहा है। 43 में सिविल लायबिलिटी आती है, 5 करोड़ तक के नीचे तक का ऊपर केस है तो एओ सुनेगा, उससे ऊपर बताइए आप कौन सुनेगा? 43A बॉडी कॉर्पोरेट को लेबल कर रहा है, जो आपका डेटा सिक्योर कर रहा है। गूगल हो गया, मेटा हो गया, टेलीग्राम, ये सारी जो आपके क्लाउड के डेटा मेंटेन कर रहे हैं, अगर ये उसको मेंटेन नहीं कर पाया तो उनके उन सब के ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट लायबिलिटी है। अगर वो नेग्लिजेंट हैं तो उनके ऊपर भी फाइन पड़ेगा। 65 टैम्परिंग विद सोर्स डॉक्यूमेंट, अगर कोई सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ टैम्पर कर रहा है तो 3 ईयर से लेके 2 लाख तक का फाइन पड़ेगा। 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस हैकिंग करी तो 3 ईयर्स तक प्लस 5 लाख। 66A स्ट्रक डाउन कर दिया गया। 66C आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर टेररिज्म। 66 है बहुत इंपॉर्टेंट। 67B चाइल्ड से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 साल पहली बार। उसके बाद जस्ट अलायंस का केस इसमें आपको याद रखना है। 69A ब्लॉकिंग श्रेया सिंगल अपहेल्ड, श्रेया सिंगल के केस में अपहेल्ड किया गया था। 69A को 70 में प्रोटेक्टेड सिस्टम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स, अगर गवर्नमेंट कंप्यूटर्स को हैक किया 2 साल तक की सज़ा है। उसके अलावा 75 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, मतलब कि अगर कोई बाहर से बैठ के इंडिया में कोई बैंक हैक कर रहा है, कोई सिस्टम कर रहा है, नेटवर्क इंडिया के अंदर है, कंप्यूटर इंडिया के नेटवर्क है, तो आप लायबल हो गए। 79 में सेफ हार्बर है, इंटरमीडियरीज के लिए है। इसके अलावा 79 बात करता है सेफ हार्बर कब आपके पास से छीन लिया जाएगा? जब आप खुद कॉन्स्पिरेटर हो, अबेटर हो, वो इन्फॉर्मेशन आप ही फैला रहे हो, या फिर आपको एक्चुअल नॉलेज थी
कि गवर्नमेंट ने कह दिया है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि इसको हटा लो, लेकिन आपने नहीं हटाया, तो फिर सेफ हार्बर आपके पास से चला जाएगा। श्रेया सिंघल 66A, पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी, अनहर बीवी 2019 प्लस पंडित राव का केस 2020 का ये बताता है कि प्रेशर भी इम्पोर्टेंट है, इसको मैंडेटरी है, इसको आप डॉज नहीं कर सकते। अनुराधा भसीन ने बताया कि इनडेफिनेट शटडाउन ऑफ इंटरनेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप लोग देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे हैं, जूम करके थोड़ा। मेंस के लिए ये आईटी एक्ट इन इंडिया एज अ डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 3 ये बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनेबल करता है लेजिस्लेशन, रेगुलेशन बनाता है, उसके अलावा पीनल प्रोविजन भी देता है। धन्यवाद, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ तक टिके हैं तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए। कोई सजेशन है, कुछ नहीं समझ में आया है तो बताइए। अगर आपको यूपीएपीयू का से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो आप बता सकते हैं। जुडिशरी का अगर आपको बैच लेना है, फाउंडेशन कोर्स लेना है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार एपीयू के रिगार्डिंग आपको कुछ जानकारी चाहिए, उसका बैच लेना है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकली पढ़ना है, तो आप उसकी बात कर सकते हैं। लेक्चर्स के लिए, पेड कोर्सेज के लिए भी आप इसी समय पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये एक्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोग आराम से पढ़िएगा, पूरी तरीके से इसको कवर कीजिए। थोड़ा सा मोनोटोनस गले लगा हो, लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिएगा, मेंस है, इसी में से आएगा पेपर। अगर इसमें से पेपर नहीं आया तो फिर पेपर आईटी एक्ट से कोई क्वेश्चन, इसका मतलब है यूपीएपीओ मेंस में नहीं आएगा। तो इसको पढ़ लो, समय लग गया है कोई बात नहीं। हर हर महादेव, अगले लेक्चर में मिलते हैं।